एक मासूम लड़की, एक शैतान राजा, जिस प्यार को उसने ख्वाब समझा, असल में वो उसकी कैद बन गया। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये इश्क नहीं, एक खौफनाक जुनून है, डेविल की इनोसेंट गर्ल। क्या तुम हिम्मत कर सकते हो ये कहानी पूरी देखने की? हेलो और नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AR नोबल स्टोरी में। आज की कहानी बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प है। ऐसे ही और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने कहानी की ओर। डेविल की इनोसेंट गर्ल, एक मासूम लड़की और एक शैतान राजा की खौफनाक कहानी। ये इश्क नहीं, ये कैद है जहां दिल नहीं, डर धड़कता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होती है अंधेरे में छुपी मोहब्बत की दास्तान। चैप्टर 1। इसे नहीं पता ये किस डेविल के गले पड़ी है। शिमला, रात का वक्त। एक बड़ा सा बंगला जो बाहर से काफी पुराना और शाही लग रहा था, अंदर से काफी खतरनाक था। उस बंगले के अंदर ही हॉल में एक लड़का एक बड़े चेयर पर किसी किंग की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसकी काली गहरी आंखें, तीखी छोटी नाक, सिक्स पैक्स वाली फिट मस्कुलर बॉडी, गेन हुआ रंग, शेड किए हुए बाल, हाथ में चमकती ब्रांडेड वॉच, ब्लैक सूट के साथ ब्लैक व्हाइट बिजनेस शूट में वो कहर ढा रहा था। उसकी काली गहरी आंखें जो बहुत खूबसूरत थी, इस वक्त बेहद खतरनाक लग रही थी। उसके सामने एक आदमी अपने घुटने के बल बैठा डर से कांप रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बुरी तरह कूट कूट कर मारा गया हो। उसके पूरी बॉडी से खून रिस रहा था, वो दर्द से तड़प रहा था। उसके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो बड़ी हिम्मत कर डर से कांपते हुए बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज सर, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी बात सुनकर उसके सामने बैठा काली गहरी आंखों वाला लड़का एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, हम तो तुझे माफी चाहिए। उसकी वो डेविल स्माइल देख वो आदमी बुरी तरह डर गया और सिर्फ हाँ में सर हिलाकर खुद में सिमट गया, जिसे देख वो काली आंखों वाला लड़का अपनी जगह से उठ गया। वो अपनी तीखी नजरों के साथ एकदम सर्द आवाज में बिना किसी भाव के बोला, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तब क्यों नहीं सोचा जब तुम किसी और के साथ मिलकर मुझे चिट करने वाले थे? अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। इतना कह वो अपने सामने खड़े अपने ही उम्र के लड़के से बोला, मान। अपना नाम सुनते ही उसके सामने खड़ा उसका पर्सनल असिस्टेंट, जिसका नाम मान था, वो अपना सर झुकाकर बोला, यस बॉस। उसके सामने बैठा उसका बॉस उसे कुछ इशारा करता है, जिसे मान तुरंत समझ जाता है और फिर अपने सामने सर झुकाकर खड़े ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए बोला, इसके हाथ पैर बांधकर उस कमरे में फेंक दो। उसका ऑर्डर मिलते ही दो गार्ड उस आदमी को उठाकर ले जाने लगे। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाने लगा, सर बस एक बार माफ कर दीजिए प्लीज सर। उसकी बात सुन वो काली आंखों वाला लड़का हल्का मुस्कुराया और एक सर्द आवाज में बोला, सजा तो तुम्हें मिलेगी ताकि तुम्हें पता चल सके कि अक्ष सिंह शेखावत के साथ चिट करने का क्या अंजाम होता है। वो आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन इससे किसी को भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा और उसे एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया गया। उस कमरे में सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था, वो काफी डरावना लगा रहा था और उस कमरे में कई सारे जहरीले कीड़े मकोड़े भरे पड़े थे, जो उस आदमी के पूरी बॉडी पर जगह जगह अपने जहर छोड़ रहे थे। अपनी बॉडी में हो रहे दर्द से वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वहां उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अक्ष बिना किसी भाव के वहां से निकल गया और उसके पीछे पीछे मान भी। मान वहां से बाहर निकलते हुए खुद में ही सोचते हुए बोला, यार ये बॉस को सब पता कैसे चल जाता है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। मान को अक्ष समझ में ही नहीं आता था, उस आदमी ने उसे चिट करने की कोशिश की, ये अक्ष को कैसे पता चला? वो भी चिट करने से पहले ही ये सवाल उसके दिमाग में कब से घूम रहा था, क्योंकि उसने खुद उस आदमी के पीछे गार्ड लगा रखे थे और उसे इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन वो अपने बॉस के सामने कुछ बोल भी तो नहीं सकता था, उसका बॉस बहुत गुस्सेल था। वो अपना दिमाग झटक कर खुद से ही बोला, छोड़ना मान, तू बॉस को इतने सालों से समझ नहीं पाया तो अब कौन सा समझ जाएगा? ज्यादा सोचेगा तो तेरा दिमाग ही खराब होगा, लेकिन तुझे बॉस समझ में नहीं आने वाले। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे अक्ष की कड़क आवाज सुनाई दी, जो उससे बोल रहा था, मुझे समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है, तो तुम अपना दिमाग इस पर खर्च ना करो तो ही बेहतर है। मान अक्ष की आवाज सुन झेप गया और झट से अपने होश में आकर सिर्फ हाँ में सर हिलाकर उसके पीछे चलने लगा। मान बिना कोई आवाज किए अक्ष के लिए कार का डोर खोलता है तो अक्ष उसमें किसी किंग की तरह बैठ जाता है और बिना किसी भाव के अपने फोन पर कुछ देखने लगता है और वो फोन में देखते हुए ही मान से बोला, विला चलो। अक्ष के ऑर्डर मिलते ही उनकी कार वहां से सीधा विला के लिए निकल गई। इस वक्त अक्ष के साथ सिर्फ मान था, उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद था। अक्ष को बहुत जल्दी गुस्सा आता था और इस वक्त उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अपनी तीखी नजरों से अपने फोन को घूरने लगा।
दूसरी तरफ एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का वन पीस पहन रखा था इस वक्त तेजी से सुनसान सड़क पर भागे जा रही थी। मासूमियत से भरा हुआ चेहरा जो कि रात के अंधेरे में सड़क की स्ट्रीट लाइट की वजह से और भी चमक रहा था। वो इस वक्त किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती इतनी थी कि देखने वाला खुद को उसमें खोने से रोक ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो उसकी समुद्र जैसे गहरी आंखें जिसमें उसकी मासूमियत साफ झलक रही थी। तेज भागने की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी और वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर भाग रही थी, शायद वो किसी से बचकर भाग रही थी। वो लड़की अपनी स्पीड बढ़ाकर मन ही मन बोली, डैड प्लीज बचा लो, अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस डैड। वो लड़की काफी डरी हुई लग रही थी। आज उससे अनजाने में एक गलती हो गई जिसके वजह से वो यहाँ फंस गई थी। उसके पीछे 4 लड़के पड़े थे जो तेजी से उस लड़की की तरफ आ रहे थे। उसमें से एक लड़का उस लड़की को देखकर अपनी आंखों में उस लड़की को पाने की चमक लेकर अपने दोस्तों से बोला, तेज भागो कहीं वो हमारे हाथों से निकल ना जाए। ऐसी अप्सरा बार बार नहीं मिलती, ये तो करोड़ों में एक है। अपने दोस्त की बात सुन वो सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। सच में वो लड़की कहर ढा रही थी। उसकी समुद्र जैसी गहरी नीली आंखें, डर से कांपते हल्के पिंक होठ, बेदाग मासूम चेहरा, छोटी परफेक्ट नाक, उसके कमर से नीचे तक आते सिल्की काले घने लंबे बाल जो हवा में लहरा रहे थे। उसकी खूबसूरती किसी को भी घायल कर सकती थी और उसकी खूबसूरती को देख वो लड़के उसको पाने के लिए पागल हुए जा रहे थे। उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी तो वो लड़की डर से और भी तेजी से भागने लगी और भागते हुए मन ही मन बोली, भाग अति भाग, वरना पता नहीं ये लोग तेरे साथ क्या करेंगे। वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी और बार बार एक ही बात बोले जा रही थी, डैड प्लीज बचा लो, अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्लीज डैड हेल्प मी। उसको इस वक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा था। आज से पहले उसने कभी ये सब फेस नहीं किया था। अति बहुत डर गई थी। उसको अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। वो भागते हुए थक चुकी थी। अब उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। वो बेख्याली में बस भागे ही जा रही थी। वही मान अपनी पूरी फोकस से डाइविंग कर रहा था कि तभी अचानक से एक लड़की उसके कार के सामने आ गई। लड़की को देखकर उसने अचानक ही ब्रेक मारी, जिससे अक्ष जो अपने फोन पर कुछ जरूरी काम कर रहा था वो गुस्से से भर गया। वो गुस्से से लाल हो चिल्लाया, व्हाट द हेल। मान डर गया। अक्ष की नॉर्मल आवाज भी किसी को डराने के लिए काफी थी। मान कुछ कहने ही वाला था कि अक्ष की नजर अपने कार के सामने डरी सहमी सी खड़ी लड़की पर गई। कार के अचानक रुकने से उसने तुरंत कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। कार की लाइट से अति का मासूम डरा हुआ चेहरा और उसके कांपते हुए होठ साफ दिखाई दे रहे थे। वो अपनी इस अदा में भी कमाल की लग रही थी। अक्ष की नजर उस पर टिकी सी गई। उसके दिल में एक सुकून सा उतार आया। अब तक जो उसमें गुस्सा भरा हुआ था वो सब एक पल में ही उतर गया। वो अति में खोया ही था कि तभी अचानक उसकी आंखें एकदम से सर्द हो गई और उसके जबड़े कस गए जब उसकी नजर अति के पीछे आते लड़कों पर पड़ी। वो एक झटके से कार से उतर गया। उसकी आंखें उन लड़कों को देख लाल होने लगी थी। वो जैसे ही अति के पास पहुंचा, अति बिना सोचे समझे डर से तुरंत उससे लिपट गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। वो कांप रही थी और कांपते हुए ही बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। अति को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको बस किसी तरह उन लड़कों से बचना था। वही मान की आंखें हैरानी से फैल गई। वो डर गया और ऊपर देखते हुए भगवान से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, हे भगवान, प्लीज इस बच्ची को बॉस के गुस्से से बचा लेना। ये बहुत ही मासूम है। इसे नहीं पता ये किस डेविल के गले पड़ी है। मान को अति के लिए घबराहट होने लगी थी। अति अभी एक बच्ची ही थी और उसकी मासूमियत ने एक ही झलक में मान का दिल जीत लिया था। मान को अति के लिए बहुत टेंशन हो रही थी। कौन है ये अति? आखिर इससे क्या गलती हुई है? अब अक्ष क्या करने वाला है? क्या मान का डर सच हो जाएगा? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। अभी तो और दिलचस्प चीजें बाकी है। CH2 तुम तो इतने में ही डर गई। अति भागते भागते थक चुकी थी। उसको बहुत डर लग रहा था। उसकी आंखों में अब नमी छाने लगी थी। आज से पहले उसने कभी ये सब फेस नहीं किया था, इसलिए वो बिना सोचे समझे ही अक्ष से लिपट गई। वो अक्ष से लिपटी हुई अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो तेज तेज सांसें लेते हुए बस यही सोच जा रही थी कि वो यहाँ कैसे फंस गई। उसको बहुत रोना आ रही था। वो उस पल में खो गई जिसकी वजह से वो यहाँ फंस गई थी। फ्लैशबैक, एक सुंदर सा कमरा जिसे किसी छोटी बच्ची के कमरे की तरह सजाया गया था। चारों तरफ बड़े बड़े टेडी बियर रखे हुए थे और उसी कमरे में एक लड़की एक बड़े से टेडी बियर को जकड़कर बैठी थी। उसके दोनों गाल फूले हुए थे। वो इस वक्त गुस्से में थी और बहुत क्यूट लग रही थी। ये कोई और नहीं अति थी जो अपने डैड से गुस्सा थी। वो सुबह से अपने डैड निरंजन सहगल से बस एक ही बात बोल रही थी कि उसे उसके दोस्त की पार्टी में जाना है, लेकिन उसके डैड ने साफ मना कर दिया था।
अति के गाल फूले हुए थे। वो अपने रुंधे गले से निरंजन जी से बोली, डैड जाने दो ना प्लीज। अति को इस तरह से देख निरंजन जी अति को मनाते हुए बोले, जिद नहीं करते प्रिंसेस, मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जा रही तो नहीं जा रही बस। अति को बहुत रोना आ रहा था क्योंकि निरंजन जी उसे बाहर बहुत कम ही जाने देते थे। वो आज तक कभी किसी पार्टी में नहीं गई। अति लगभग रोते हुए बोली, डैड प्लीज जाने दो ना, मैं कोई मस्ती नहीं करूंगी पक्का, प्लीज डैड। अति ने रुंधे गले से बड़ी ही मासूमियत से कहा था। निरंजन जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो अति से बहुत प्यार करते थे, उनकी सांसें थी अति में। वो अति की सारी जिद पूरी करते थे, लेकिन अति को अकेले बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। अति का बहुत मन था पार्टी में जाने का, लेकिन निरंजन जी ने साफ इनकार कर दिया। उनके दिल में एक डर था, एक ऐसा डर जिसे वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। वो अति को हमेशा से बाहर की दुनिया से छुपा कर रखते आए थे क्योंकि उनकी प्रिंसेस थी ही इतनी मासूम। निरंजन जी अति को समझाकर बेड पर सुला देते हैं और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से बोले, जिद नहीं करते प्रिंसेस। अति ने गुस्से से मुंह फुला लिया तो निरंजन जी उसके फूले हुए गाल को चूमते हुए बोले, गुड नाइट प्रिंसेस। अति ने कुछ नहीं कहा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो अति के माथे को प्यार से चूमकर वहां से चले गए। लेकिन अति को नींद ही नहीं आ रही थी। वो गुस्से से मुंह फूलाकर बेड पर बैठ गई और बोली, डैड आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे भी पार्टी में जाना है। वो घर में रह रहकर बोर हो चुकी थी। तभी उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड स्वरा का कॉल आया। अति ने जब उसे बताया कि निरंजन जी ने उसे पार्टी में जाने से मना कर दिया तो वो हंसने लगी। स्वरा की हंसी सुन अति चिढ़ गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही स्वरा उसे शांत करती है और खुद मुस्कुराते हुए अति से बोली, मुझे तो पहले से ही पता था अंकल नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने पहले ही कुछ सोच रखा था। मैं तेरे घर से थोड़ी दूरी पर ही तेरा वेट कर रही हूँ, तू जल्दी से रेडी होकर आ जा। अति खुश हो गई और जल्दी से रेडी होकर बड़ी मुश्किल से अपने डैड और बाकी लोगों से बचकर पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। घर से निकलते ही वो बहुत खुश हो गई और जल्दी से अपनी फ्रेंड स्वरा की बताई जगह की ओर बढ़ गई। सहगल मैंशन से थोड़ी दूर पर स्वरा अपनी कार में बैठकर अति का वेट कर रही थी, क्योंकि वो पास आती तो निरंजन जी को पता चल जाता और वो अति को जाने नहीं देते। अति खुशी से जल्दी जल्दी चलने लगी और खुशी से उछलते हुए खुद से बोली, वाह यार क्या आइडिया है, अब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और मैं अपनी मस्ती भी कर लूंगी। वो बहुत खुश थी, लेकिन अपने डैड से छुप कर जाने में उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो थोड़ा दुखी होकर उदास चेहरा लेकर बोली, सॉरी डैड, पर आप चिंता मत करो, मैं आपके पता चलने से पहले ही घर आ जाऊंगी। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। तभी गली के 4 लड़के जो रोड पर नशे कर रहे थे अति की खूबसूरती देखकर पागल से हो गए और अचानक ही अति के सामने आकर खड़े हो गए। वो अति की मासूमियत और खूबसूरती में खो गए। अति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उनकी आंखों में चमक आ गई। वो अति को पाना चाहते थे। अति तो उनको देखते ही डर गई क्योंकि उनसे सिगरेट और शराब की स्मेल आ रही थी। एक लड़का अति की खूबसूरती में खोए हुए ही बोला, तुम्हें पता है बेबी तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें अकेले नहीं घूमना चाहिए वरना कोई उठा कर ले जाएगा, चलो हम तुम्हें छोड़ दें। वो अति को हाथ लगने के लिए बढ़ने लगे। अति को उनकी नजरें बहुत अजीब सी लग रही थी। वो बहुत डर गई और चारों को अपने इतने पास देखकर वो भागने लगी। उसको बहुत रोना आ रहा था। प्रेजेंट टाइम। सारी बातें याद आते ही अति अक्ष को और कस के हक कर लेती है। वो आज बहुत डरी हुई थी। मान को सच में अति के लिए बहुत डर लग रहा था। मान जानता था अक्ष को लड़कियों का खुद के करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि लड़कियां जिस नजर से अक्ष को देखा करती थी वो नजरें अक्ष को पसंद नहीं थी। उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद जो उसके करीब आने की कोशिश करें। और अति तो अक्ष से चिपकी हुई थी। मान को अति के लिए टेंशन हो रही थी, लेकिन आज तो सब उल्टा ही हो रहा था। अति को खुद की बाहों में पाकर अक्ष की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। अक्ष को अति का खुद के करीब आना एक अजीब सा एहसास दे रहा था। अति की छुअन उसे एक सुकून दे रही थी। मान की आंखें अब और भी हैरानी से फैल गई जब अक्ष अति की पीठ रफ करते हुए एक सॉफ्ट टोन में बोला, हे डरो मत, मैं हूं ना। मान को ये कोई स्वीट ड्रीम लग रहा था। ये उसके लिए 440 वोल्ट के झटके जैसा था। अक्ष इतने सॉफ्ट टोन में कभी बात नहीं करता था, बल्कि मान ने तो आज पहली बार अक्ष की इतनी सॉफ्ट वॉइस सुनी थी। उसकी नॉर्मल आवाज भी काफी डरावनी थी। अति की तेज चलती सांसें अक्ष को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। अक्ष को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अति की नहीं बल्कि उसकी सांसें हो। वो अति में खोया हुआ था कि तभी उन लड़कों में से एक लड़का हंसते हुए बोला, देख हमें पता है ये किसी अप्सरा से कम नहीं है, लेकिन ये हमारी है। फिर एक नजर ऊपर से नीचे तक अक्ष को देखने के बाद उसको अंदाजा हो गया था कि अक्ष कोई अमीर आदमी है, तो वो कुछ सोचकर एक चाकू दिखाते हुए बोला, तुम काफी अमीर लगते हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी।
इसलिए इसे हमें देकर चुपचाप निकल जा, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अक्ष की आंखें जो अति के एहसास की वजह से बंद हो गई थी वो एक झटके से खुल गई। उसको ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ये हमारी है, ये सुनकर तो वो गुस्से से लाल हो गया था, वही अति और भी डर गई, उसका शरीर कांपने लगा था। वो अक्ष को और भी कस के जकड़ कर कांपते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग बहुत गंदे हैं। अति की पकड़ खुद पर कसते महसूस कर अक्ष के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई और अगले ही पल चली भी गई। वो अति की पीठ सहलाते हुए सॉफ्ट टोन में बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ओके मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अक्ष की बात सुन एक लड़का हंसते हुए बोला, तू क्या कहीं का हीरो है, चल निकल यहां से वरना तेरी वो हालत करूंगा कि तू कभी भूल नहीं पाएगा। अति का तो डर से बुरा हाल था, आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, उसे हमेशा एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया गया था। वो अपने डैड के साए से कभी बाहर निकली ही नहीं थी। उसके डैड उसे सारी दुनिया की नजरों से बचाकर रखते आए थे, बस आज अति से एक गलती हो गई और वो यहाँ फंस गई। वो बहुत डर गई थी और उसने अब और भी कस के अक्ष को जकड़ लिया। वो बहुत डर गई थी और तेज दौड़कर थक गई थी। वो वही अक्ष की बाहों में झूल गई। अति की गहरी सांसें और ढीली बॉडी महसूस करते ही अक्ष ने झुककर अति को देखा जो अब बेहोश हो चुकी थी। अक्ष ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में समेट लिया। अक्ष जो अब तक नॉर्मल लग रहा था, उसकी काली गहरी आंखें अब धधक रही थी, वो लाल हो चुकी थी। उसकी आंखें में कुछ ऐसा था जो किसी को भी डरा सकता था। अगर इस वक्त अति ने अक्ष को देखा होगा तो पता नहीं बेचारी का क्या होता। उसकी तो डर से सांसें ही रुक जाती। मान को उन लड़कों पर बड़ा तरस आ रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डालने की गलती की है। मान जानता था अक्ष किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वही हुआ। अक्ष ने अपनी आंखों से मान को कुछ इशारा किया, जिसे समझाते ही मान के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। मान ने अपनी कमर से गन निकलकर उस चाकू वाले लड़के पर चला कर दी। गोली लगते ही उस लड़के की दर्द भरी चीख उस सुनसान सड़क पर गूंज उठी। वही उसके तीनों दोस्त डर से जैसे जम से गए। उसकी चूतक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस लड़के के कंधे पर गोली लगती थी और वो अब खून से सन चुका था। वो दर्द से तड़प रहा था। उसके हाथ से चाकू कब का छुटकर नीचे गिर गया था। अक्ष अति को अच्छे से अपनी बाहों में भरकर कार की तरफ बढ़ते हुए अति के मासूम चेहरे को देखते हुए बोला, तुम तो इतने में ही डर गई, तुम इतनी मासूम क्यों हो? अक्ष अति की चेहरे पर बिखरे हुई डर को देख हल्का सा मुस्कुरा दिया। मान को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। वो मुंह खोले बस देखता ही रह गया। अक्ष बिना मुड़े ही सर्द लहजे में बोला, अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो विला चले। मान हैरान था कि उसका बॉस किसी लड़की को अपने विला लेकर जा रहा है, लेकिन वो बेचारा कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। वो चुपचाप जाकर कार में बैठ गया और उनकी कार विला की ओर बढ़ गई। आखिर क्यों लड़कियों से दूर रहने वाला अक्ष अति को अपने साथ लेकर जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है या फिर ये किसी की साजिश है? अब अक्ष मासूम सी अति के साथ क्या करने वाला है? क्या अति अक्ष से बच पाएगी? जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। CH3 क्योंकि तुम मेरी हो। बैक सीट पर अक्ष अति को अपनी बाहों में भरकर बैठा था और उसके चेहरे पर एक सुकून सा था। मान को आज 440 वोल्ट से भी ज्यादा वाला झटका लगा था। वो बार बार मिरर से पीछे अक्ष की बाहों में पड़ी अति को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में मासूम अति के लिए फिक्र थी। वही अक्ष की आंखें ये देख बिल्कुल सर्द हो गई और वो अति को और अच्छे से अपनी बाहों में पूरी तरह से छिपा लेता है, जिससे छोटी सी अति उसमें सिमट सी जाती है। अक्ष अति को देखते हुए एकदम सर्द आवाज में मान से बोला, लगता है तुम अब अपनी लाइफ जी जी कर उब चुके हो। क्यों ना मैं तुम्हें ऊपर पहुंचाकर दुनिया का एक बोझ कम कर दूं? अक्ष की आवाज में एक वार्निंग थी जिसे मान अच्छे से समझ रहा था और उसकी नजरें तुरंत ही मिरर से हट गई। उसको अपनी जान बहुत प्यारी थी। वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना चाहता था और ये अक्ष भी अच्छे से जानता था। मान की कार वहां से जैसे ही निकली वैसे ही अक्ष के बॉडीगार्ड ने उन चारों लड़कों को वहां से उठा लिया, क्योंकि मान ने पहले ही उन्हें मैसेज कर बता दिया था। अक्ष अति को अपनी बाहों में इस तरह से छुपा कर रखा था जैसे वो कोई कीमती खजाना हो। अब तो कार की पार्टीशन भी लग चुकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मान अति को फिर से देखे। अक्ष अति को लेकर कुछ ही मिनट में इतना पॉजिटिव हो गया था, ये बात मान को कुछ हजम नहीं हो रही थी। अक्ष की इस हरकत से मान का मुंह देखने लायक था। वो अजीब सा मुंह बनाकर खुद से बोला, यार बॉस के अंदर किसी की आत्मा तो नहीं घुस गई ना? क्योंकि मैं जिस अक्ष सिंह शेखावत को जानता हूँ वो तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो तो लड़कियों को कभी एक तिरछी नजर तक नहीं देखते। मान को अति के लिए फिक्र हो रहा था। वो मन ही मन भगवान को याद कर बोला, हे भगवान इस बच्ची को बॉस से बचा लेना, ये तो क्यूट सी बेबी है। मान खुद में ही बड़बड़ाने लगा। उसकी बात बिल्कुल सही थी। अति थी तो 18 की, लेकिन वो दिखने में बहुत ही क्यूट सी बेबी डॉल लगती थी और सच में वो अक्ष से बहुत छोटी थी।
मान खुद को अति के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। वो सोचते हुए ही कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़े से गेट से होकर अंदर आई और एक बड़े से विला के सामने रुकी। रात के अंधेरे में भी वो विला चमक रहा था, जिसकी खूबसूरती देखने लायक थी। कार के रुकते ही वहां कई ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड की लाइन लग गई, जिसके यूनिफॉर्म में एक बेच लगा हुआ था जो उन्हें सबसे लगा बनता था। एक बॉडीगार्ड जल्दी से आकर अक्ष के लिए कार का डोर खोलता है तो अक्ष अति को आराम से अपनी बाहों में भरकर बाहर निकलता है। सभी की नजरें झुकी हुई थी। किसी ने अपनी नजरें उठाकर अक्ष को देखने की गलती से भी गलती नहीं की। सब अक्ष के गुस्से से वाकिफ थे। अक्ष अति को लेकर अपनी रूम की तरफ बढ़ गया। वही मान को अब और एक झटका लगा था। अपने आंखों के सामने ये नजारा देखकर वो समझ नहीं पा रहा था आज आखिर हो क्या रहा है। एक ही दिन में उसे इतने झटके लगे थे कि अब उसका सर घूम रहा था। अक्ष अति को सीधा अपने रूम में लेकर चला गया और अपने किंग साइज बेड पर अच्छे से लेटाता दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। अति सबसे बेखबर होकर किंग साइज बेड पर आराम से सोई हुई थी। उसको कोई खबर नहीं थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अक्ष बेड पर बैठा एकटक अति के छोटे से मासूम चेहरे को निहारने लग, पता नहीं क्यों पर वो अति की तरफ खींचता जा रहा था। थोड़े देर तक अति के मासूमियत से भरे चेहरे को देखने के बाद उसके सिल्की काले घने लंबे बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ तो है तुम में, कुछ ऐसा जो तुम्हारे अलावा और किसी में नहीं है। वो अति को एकटक निहारे जा रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव की और कुछ बातें करने के बाद बोला, जैसा कहा है वैसा ही होना चाहिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड। उधर से कोई कुछ कहता है जिसे सुन अक्ष कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। अक्ष फोन को साइड टेबल में रखकर फिर से अति को निहारने लगा। अक्ष को वो पल याद आने लगा जब अति उन लड़कों से डरकर उससे कसकर लिपट गई थी। वो जिस तरह से लिपटी थी उसे याद कर अक्ष के होठों पर ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है और वो अति को बड़े टशन से निहारते हुए बोला, सो इनोसेंट गर्ल। फिर थोड़ा सा रुककर हल्का मुस्कुराते हुए अति के फुले गालों पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, तुम मेरी इनोसेंट गर्ल हो, अब से तुम मेरी और सिर्फ मेरी इनोसेंट गर्ल हो। तुम एक डेविल की गर्ल हो, डेविल की इनोसेंट गर्ल। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो हल्का सा झुककर अति के माथे पर अपने होठ रख बोला, तुम्हें पता है तुम सबसे अलग हो क्योंकि तुम मेरी हो। अक्ष अति को थोड़ी देर निहारने के बाद वॉशरूम चला जाता है और थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर क्लोजेट रूम में चला जाता है और अपने नाइट वियर पहनकर वापस आता है। वो अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। थोड़े देर अति को अच्छे से देखने के बाद अक्ष अति के साइड में लेट जाता है और अति को अच्छे से अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अति उसके सामने किसी छोटे खरगोश की तरह लग रही थी। सोते वक्त उसके चेहरे पर क्यूटनेस छाई हुई थी। अति को खुद के सीने पर महसूस कर अक्ष को एक अजीब सा सुकून मिलता है। अति भी उससे नींद में ही चिपक जाती है क्योंकि अति को टेडी बियर हक करके सोने की आदत थी। उसकी हर रात टेडी बियर के साथ ही होती और सुबह उसकी नीली आंखें भी उसी टेडी बियर के साथ ही खुलती थी। अति को खुद से चिपका देखकर अक्ष की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अक्ष धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने अति का प्यारा सा चेहरा आ जाता है और वो उसके बालों पर किस कर उसको बड़ी शिद्दत से देखते हुए बोला, गुड नाइट माई लिटिल गर्ल। अक्ष अति को पूरी तरह से खुद में भर लेता है और उसी के साथ उनकी आंखें फिर से बंद हो जाती है। सुबह का वक्त मान रेडी होकर नीचे कब से अक्ष का वेट कर रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी और वो बहुत खुश लग रहा था। उसके चेहरे पर जो चमक थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ महान काम किया हो और अक्ष आकर उसको इनाम देने वाला हो। वो हॉल के चक्कर लगाते हुए कभी फाइल को देखता तो कभी ऊपर अक्ष के कमरे की तरफ देखता, लेकिन अक्ष का तो जैसे नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। मान अपनी हाथ में पहनी वॉच देखकर हैरान हो गया क्योंकि सुबह के 8 बजे चुके थे और अक्ष सुबह 5 बजे ही उठ जाता था। मान अपनी हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से एकटक वॉच को देखते हुए होकर बोला, 8 बज गए और बॉस अभी तक नीचे नहीं आए, ये कैसे हो सकता है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मान हैरान था। वो वही सोफे पर बैठ गया और ऊपर देखते हुए बोला, हे भगवान, मेरे बॉस को हो क्या गया है। मान एक ही दिन में अक्ष के अंदर इतने बदलाव देखकर हैरान था। वो वही बैठे बैठे ही अक्ष का वेट करने लगता है। अक्ष का रूम में अक्ष की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसकी आंखें जैसे ही खुली उसके आंखों के सामने सबसे पहले अति का वो क्यूट सा चेहरा दिखाई देता है। अति इस वक्त नींद में किसी छोटे बच्चे की तरह अक्ष से लिपटी हुई थी। उसे कोई होश ही नहीं था। अक्ष की नजरें अति के बड़ी बड़ी पलकों से होते हुए उसके दोनों मुलायम फूल हुए गालों पर, फिर उसकी छोटी सी नाक और फिर रुई जैसे मुलायम हल्के पिंक होंठ पर आकर रुक सी गई।
अक्ष की आंखें वहां से हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमसी गई हो। उसका दिल अति के होठों को छूने का कर रहा था, लेकिन अक्ष खुद पर कंट्रोल करते हुए अति की मासूमियत को देखकर बोला, तुम इतनी मासूम क्यों हो? अति के कमर से नीचे तक आते सिल्की बाल जो इस वक्त पूरे बेड पर बिखरे हुई थी, अति को और भी खूबसूरत बना रही थी। वो बिल्कुल किसी बेबी डॉल की तरह लग रही थी। अक्ष अति के नाक पर हल्का सा अपने नाक से टच कर बोला, गुड मॉर्निंग माय लिटिल गर्ल। अति कसमसाने लगी और नींद में ही क्यूट सा फेस बनाकर बोली, डैड सोने दो ना। अति को लगा कि हर सुबह की तरह उसके डैड उसे उठाने आए हैं। उसकी सुबह जितादार उसके डैड की आवाज से ही होती थी। वो इस वक्त नींद में सब भूल चुकी थी। अति दूसरी तरफ करवट लेने लगी तो अक्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने उसे फिर से पलटकर अपनी तरफ कर लिया। अति इन सब बातों से अनजान नींद में खोई हुई थी। अक्ष भी अति को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उठकर वॉशरूम चला गया। अक्ष वॉशरूम से बाहर आकर किसी को कॉल करता है। सामने से जैसे ही कोई कॉल पिक करता है, अक्ष बिना किसी भाव के उसे कुछ बातें कर फोन कट कर देता है। तभी अक्ष की नजरें बेड पर सो रही अति पर जाती है तो वो मुस्कुरा कर क्लोजेट रूम में चला जाता है। वो जैसे ही रेडी होकर आता है, उसकी नजर फिर से बेड पर ही चली जाती है। अति इस वक्त पूरे बेड पर फैल कर सो रही थी, जिसे देख अक्ष हल्का उसके ऊपर झुका और उसके माथे पर अपने होठ रख बोला, बिल्कुल छोटी सी इनोसेंट बेबी डॉल की तरह हो तुम। अक्ष अति में कहीं खोसा गया था। अति उसे अपनी तरफ खींच रही थी और अक्ष भी उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। अपने माथे पर कुछ गीला महसूस कर अति की आंखें खुलने लगी। उसकी आंखें जैसे ही खुली वैसे ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि अक्ष अभी उसके ऊपर झुका हुआ था। क्या अति अक्ष के पास फंस कर रह जाएगी? आखिर अक्ष चाहता क्या है? अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे YouTube चैनल यार नोबल स्टोरी पर। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। CH4 तुम यही रहोगी मेरे साथ। इस वक्त अक्ष के होठ अति के माथे पर थे। अति डर गई और हड़बड़ा कर उठ गई और बेड पर बैठ गई। वो डरी हुई आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे थे? अक्ष ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अति की नीली आंखें एकटक अक्ष को ही बिना पलके झपकाए देख रही थी। अक्ष इस वक्त नॉर्मल कपड़ों में था और बेहद हैंडसम लग रहा था। अति अक्ष को देखकर उसमें खोसी गई थी और कुछ सोचते हुए बड़ी ही मासूमियत से बोली, मैं कहाँ हूँ? वो कमरे को देख ये अच्छे से समझ चुकी थी कि ये उसका कमरा तो नहीं है और उसे कल रात की सारी बातें भी याद आ जाती है, इसलिए वो फिर से डर जाती है। पर उसे अक्ष को देखकर अच्छा लग रहा था, क्योंकि कल अक्ष ने ही तो उसे बचाया था। वो जल्दी से बेड से उठ जाती है और अक्ष को देखकर उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ पल अक्ष की आंखों में खोए रहने के बाद वो बड़ी ही मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपका कर बोली, मुझे घर जाना है। अति ने ये जिस मासूमियत से कहा था, उसे देखकर कोई पत्थर भी पिघल जाए। एक पल के लिए को अक्ष सब भूल ही गया था, लेकिन फिर होश में आते ही उसने अति की बातों को इग्नोर कर दिया और उसकी आंखों में देखकर बिना किसी भाव के बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती, इसलिए जाओ और फ्रेश होकर आओ। अति को अक्ष की बातों से बहुत डर लग रहा था। वो डरते हुए बोली, क्यों नहीं जा सकती मैं घर? मुझे जाना है। अक्ष समझ गया था अति उससे डर रही है। वो उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो शांति से बोला, क्योंकि मैं कह रहा हूं अब से तुम यही रहोगी मेरे साथ। अति को समझ नहीं आया कि अक्ष क्यों ऐसी बातें कर रहा है। उसे जल्दी से घर जाना था, अपने डैड से मिलना था। वो जानती थी उसके डैड उसके बिना नहीं रह सकते और अब तक तो उन्हें सब पता भी चल गया होगा और उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया होगा। इसलिए वो बिना एक पल गवाए जल्दी से बोली, नहीं, मुझे अभी के अभी घर जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डैड के पास जाना है। ये सुनते ही अक्ष का चेहरा, जो अब तक नॉर्मल था, वो अचानक ही एकदम से डार्क हो गया। अति का उससे दूर जाने की बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो अति के बिल्कुल करीब होकर अपनी सर्द आंखों से उसकी आंखों में देखने लगा और अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती, इसलिए चुपचाप फ्रेश होकर जाओ। सारा सामान तुम्हारा पहले से रखा हुआ है, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम यही रहोगी। अक्ष की सर्द आवाज सुन अति डर गई और उसकी आंखें नम हो गई और अगले ही पल वो रोने लगी। आज तक उसने किसी की ऊंची आवाज नहीं सुनी थी और अक्ष की आवाज तो किसी को भी डरा सकती थी और अति तो बहुत ही मासूम थी। उसको अब अक्ष से डर लग रहा था, इसलिए वो रोना शुरू कर देती है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सिसने लगी। अक्ष ने सोचा नहीं था अति इतनी सी बात पर रोने लगेगी। अति के आंसू अक्ष को बेचैन कर रहे थे। वो कुछ बोलता उससे पहले ही अति जोर जोर से रोने लगी। वो रोते हुए बोली, मुझे डैड के पास जाना है, मुझे डैड के पास जाना है, प्लीज मुझे डैड के पास लेकर चलो। अति जिद करने लगी और किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने फेवरेट खिलौने के लिए रोना है। ठीक उसी तरह उसके सॉफ्ट गालों पर अब आंसू की बंदें थी। पता नहीं क्यों पर अक्ष अति को रोता हुआ नहीं देख पा रहा था, पर उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अति को चुप कैसे करूं।
इसलिए वो एक झटके से अति को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। अचानक हुई इस हरकत से अति और डर जाती है और अक्ष से ही चिपक जाती है। अक्ष अपनी आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल करता है, फिर अपनी आंखें खोल अपनी नॉर्मल आवाज को और भी सॉफ्ट करता है। आज तक उसने इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। सच कहते हैं लोग, लड़कियां कुछ भी करवा सकती है और वही हाल अक्ष का था। आज तक किसी के लिए कुछ ना करने वाला इंसान आज अति को चुप करवाने के लिए वो कर रहा था जो उसने आज से पहले किसी के लिए भी नहीं किया। वो एक लंबी सांसें लेते हैं, फिर धीरे से अति के बालों पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, तुम अब बिल्कुल नहीं रोगी, ओके? अगर तुम अभी के अभी चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें कभी तुम्हारे डैड से मिलने नहीं दूंगा। अति ये सुनते ही धीरे धीरे सुबकते हुए चुप हो गई। अति के सिसकने की आवाज जैसे ही बंद हुई, अक्ष झुककर अति का छोटा सा चेहरे अपने दोनों हाथों में भर लेता है और अपनी तरफ करता है। तभी उसकी नजर अति की आंखों पर जाती है। हर वक्त जिस आंखों में मासूमियत भरी रहती थी, उस आंखों में इस वक्त नमी भरी हुई थी। अक्ष अति के आंखों को साफ करते हुए बोला, शाम तक तुम्हारे डैड तुम्हारे पास होंगे, लेकिन तब जब तुम मेरी सारी बात मानोगी, वरना भूल जाओ। अति अपना दिमाग लगाकर कुछ देर तक इस बारे में अच्छे से सोचने लगी। अति बड़ी ही गहराई से इस बारे में सोच रही थी। अति को इतना सोचता देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर बैठी हो और उससे उसका आखिरी आवाज पूछा गया हो। अगर उसने गलत जवाब दे दिया तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उसकी इस सिली हरकत को देखकर अक्ष के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अति काफी देर तक इस बारे में सोचती है और जब उसे दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तब वो बड़ी ही मासूमियत से अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, ठीक है, मैं मानूंगी आपकी सारी बातें, पर आप मुझे डैड के पास लेकर चलोगे ना? अति की बात सुन अक्ष सिर्फ अपना सर हाँ में हिलता है तो अति खुश हो जाती है। वही अक्ष के फेस में एक डेविल स्माइल छा जाती है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, लेकिन क्या ये तो सिर्फ वही जानता था। सहगल मैंशन सुबह उठते ही निरंजन जी किचन में जाकर अपनी प्रिंसेस को मानने के लिए केक बनने लगे, क्योंकि कल उनकी प्रिंसेस उनसे नाराज जो हो गई थी। जब उनकी केक बन गई तो वो उसे ट्रे में रखकर मुस्कुराते हुए बोले, अब देखता हूँ मेरी प्रिंसेस मुझसे कैसे नाराज रह पाती है। वो जल्दी से अति के कमरे की ओर चल दिए। उन्हें अच्छे से पता था उनकी प्रिंसेस को खाने से कितना प्यार है। वो जैसे ही अंदर गए उनकी नजर सबसे पहले बेड पर गई जो इस वक्त खाली थी। वो मुस्कुराते हुए ट्रे कॉफी टेबल पर रखकर बोले, वाह, आज तो मेरी प्रिंसेस जल्दी ही उठ गई। उन्हें लगा कि अति वॉशरूम गई है, इसलिए वो वहीं पर सोफे में बैठकर अति का वेट करने लगे। लेकिन जब काफी टाइम तक अति बाहर नहीं आई तो वो घबरा गए, क्योंकि कल अति इनसे नाराज थी। वो जल्दी से वॉशरूम चेक करते हैं। जब अति उन्हें वहां नहीं मिलती तो वो एकदम से घबरा गए। निरंजन जी जल्दी से पूरा कमरा अच्छे से चेक करते हैं। जब अति पूरे कमरे में नहीं मिलती तो वो पूरा सहगल मैंशन का कोना कोना छान मरते हैं, लेकिन अति उन्हें कहीं नहीं मिलती, जिससे उनका दिल बेचैन होकर जोरों से धड़क रहा था। अति के ना मिलने से वो बहुत डर गए थे। उसकी सांसें ही जैसे थम सी गई थी और वो अपना सर पकड़कर जोर से चिल्लाए, प्रिंसेस। वो जल्दी से एक कमरे में जाते हैं और सहगल मैंशन का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और वो जैसे ही कल रात का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से से लाल होकर तेज कदमों से हॉल में आए और जोर से चिल्लाकर बोले, शीला। अपना नाम सुनते ही हॉल में खड़ी एक औरत डर से कांप गई। निरंजन जी उसने सामने आकर गुस्से से तमतमा कर बोले, मेरी प्रिंसेस कहाँ है? शीला जी सर झुकाकर खड़ी थी, क्योंकि कल रात में अति को घर के बाहर जाने में शीला जी ने मदद की थी। शीला जी डर गई, उनको पसीने आने लगे। निरंजन जी शीला के चुप रहने से गुस्से से भर गए और चिल्लाते हुए बोले, मैंने कुछ पूछा आपसे, मेरी प्रिंसेस कहाँ है? बताइए मुझे, आपने क्यों किया ऐसा? कहाँ है मेरी प्रिंसेस? बताइए क्यों किया ऐसा? निरंजन जी शीला जी पर चिल्लाते हुए बोले, उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी प्रिंसेस चाहिए थी। शीला जी डर गई, क्योंकि निरंजन जी को आज पहली बार उन्होंने इस तरह से देखा था। निरंजन जी उनकी हमेशा से रिस्पेक्ट करते आए थे, लेकिन आज उनकी आंखों में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था। शीला जी अति का बचपन से ख्याल रखते आए हैं और वो भी अति से बहुत प्यार करती है। उन्हें भी अति की टेंशन हो रही थी। उनकी नजरें झुकी हुई थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक आवाज आए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ये सब मेरे कहने पर किया था। निरंजन जी इस आवाज को पहचानते थे। वो उस आवाज की ओर देखते हैं जहां पर एक लड़की डरी सहमी सी खड़ी थी। ये कोई और नहीं, अति की बेस्ट फ्रेंड स्वरा थी। उसने ही शीला आंटी से कहा था कि वो अति को सहगल मैंशन से बाहर निकलने में हेल्प करे, क्योंकि वो ये अच्छे से जानती थी कि उसकी मासूम सी अति से अकेले तो ये होने से रहा। वो तो बस अति को खुश देखना चाहती थी। वो कल रात काफी देर तक अति का वेट करती रही, लेकिन जब अति काफी टाइम तक नहीं आए तो उसे लगा निरंजन जी ने अति को पकड़ लिया होगा। उसने अति को कई सारे कॉल भी किए, लेकिन अति ने कोई आंसर नहीं दिया।
वो सुबह होते ही अति को देखने आ गई और यहाँ आकर जब उसे ये पता चला कि अति घर पर नहीं है तो वो काफी डर गई। उसको अति की टेंशन होने लगी और उसको खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो अति को वो आइडिया नहीं देती तो अभी अति उसके पास होती। अब उसकी आंखें नम भी हो चुकी थी। वो आगे आकर सिसकते हुए बोली, आप अति को कहीं बाहर जाने ही नहीं देते, इसलिए मैंने आंटी से कहा था कि वो अति को बाहर निकलने में हेल्प करे ताकि मैं उसे पार्टी में ले जा सकूं। मैं तो बस अति को खुश देखना चाहती थी, उसके साथ थोड़ी मस्ती करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। स्वरा की बात सुन निरंजन जी और भी गुस्से से भर गए और चिल्लाकर बोले, तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से पता नहीं मेरे प्रिंसेस कहाँ होगी। वो बहुत मासूम है, तुम्हें एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। पता नहीं मेरी प्रिंसेस कहाँ होगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। उससे तो थोड़ी भूख भी बर्दाश्त नहीं होता और रात में अपने टैडी के बिना सोती भी नहीं है। पता नहीं मेरी प्रिंसेस सोई भी होगी या नहीं। वो सर पकड़कर बैठ गए। उसने दिमाग में बस अति ही अति घूम रही थी। वही स्वरा का दिल बहुत घबरा रहा था और उनकी आंखों से आंसू बहने जा रहे थे। उसे अति की बहुत टेंशन हो रही थी। शेखावत विला अति की हाथ सुन अक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है, पर वो पल भर में चली भी जाती है। अक्ष अति को अपनी बाहों से आजाद कर एकटक उसे देखने लगता है। इस वक्त अति के लंबे काले घने बाल बिखरे हुए थे, जिसे अक्ष अपने हाथों से सही करते हुए अति की आंखों में देखकर बोला, जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। अति की गहरी समुद्र जैसे नीली आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसको सच में भूख लगी थी। लेकिन ये बात अक्ष को कैसे पता। वो अपना कीमती सा दिमाग लगाने लगी। इस वक्त वो बेहद क्यूट लग रही थी। अति को इतना हैरान और अपना दिमाग लगता देख अक्ष उसकी छोटी सी नाक को अपनी नाक से टच कर बोला, मुझे समझ पाना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए तुम वही करो जो मैं तुम्हें करने को कहूँ, वो भी बिना कोई सवाल के। ओके। अति इतनी मासूम थी कि उसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अक्ष जैसा इंसान कहाँ से समझ आता। वो नासमझी से अपना सर हिला देती है और जल्दी से वॉशरूम चली जाती है। अति के जाने के बाद अक्ष का चेहरा एक बार फिर से डार्क हो गया। वो बिना किसी भाव के किसी को कुछ मैसेज करता है और फिर नीचे चला जाता है। क्या निरंजन जी कभी अति को ढूंढ पाएंगे? अति का एक छोटा सा फैसला उसकी लाइफ में कौन सा तूफान लेकर आने वाला है? आखिर क्या चल रहा है अक्ष के दिमाग में, जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। CH5 मुझे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, वरना। अक्ष जैसे ही नीचे गया तो देखा मान सोफे पर बैठा हुआ था और उसी का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर मुस्कान। अक्ष चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया तो मान जल्दी से उसके सामने आकर अपने हाथ में पकड़ी फाइल आगे करते हुए बोला, बॉस मैंने मैम की सारी इन्फॉर्मेशन निकल ली है। उनका नाम अति सहगल है, वो अपनी डैडी की जान है, उनके डैड का नाम। मान बोल ही रहा था कि अक्ष उसकी बात को बीच में ही काट कर बोला, मुझे सब पता है। मान हैरानी से अक्ष को देखने लगा तो अक्ष बस मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे अपनी उसके के बारे में पता लगाने के लिए तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है? नहीं मान, तुम इस बार भी गलत निकले, मुझसे सब पहले से ही पता है। मान कुछ बोल पता उससे पहले ही अक्ष उसे अपनी आंखें दिखाकर चुप करा देता है। मान को समझते देर नहीं लगी, अक्ष ने कल रात ही अति की सारी इन्फॉर्मेशन निकल ली होगी। उसे तो अब खुद पर ही हंसी आ रही थी। वो ये कैसे भूल गया उसका बॉस अक्ष सिंह शेखावत उससे हमेशा 2 कदम आगे का सोचता है। उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। वैसे भी अक्ष उसके समझ से बाहर था। अक्ष थोड़ी देर शांत रहा और फिर मान से कुछ बोलता है। अक्ष की बात सुनते ही मान की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा झटका लगा हो, लेकिन बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। अपनी सारी बात कहकर अक्ष ऊपर की ओर जाते हुए बिना मुड़े ही बोला, जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, मैं कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मान सिर्फ अपना सर हिला देता है। बेचारा जब से अति अक्ष की लाइफ में आए हैं उसको बस झटके पर झटका ही मिल रहा है। मुंबई एक बड़े से हॉल में एक आदमी गुस्से से लाल होकर अपने सामने पड़ी डेड बॉडी को देख रहा था। उसके सामने किसी आदमी की बॉडी पड़ी थी जो पूरी नीली पड़ चुकी थी और उसके पूरे बॉडी पर जगह जगह काटने के निशान थे। शायद वो किसी कीड़े के कटने के निशान थे। वो उस बॉडी को देखकर गुस्से से तमतमा कर बोल, आखिर तुम्हें इस बारे में भनक भी कैसे लगी? मैंने ये सब कितने सीक्रेट तरीके से किया था ताकि तुम्हें बर्बाद कर सकूं, लेकिन तुमने तो यहां भी बाजी मार ली। फिर वो अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट के लंबी लंबी कस लेकर गुस्से से तमतमा कर बोला, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी नजरें चिल की तरह काफी तेज है, लेकिन मैंने भी तुम्हें बर्बाद करने की कसम खा रखी है। एक ना एक दिन तो वो दिन जरूर आएगा जब मैं अपनी आंखों से तुम्हारी बर्बादी देखूंगा। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अक्ष का रूम। अति फ्रेश होने के बाद जल्दी से बात लेकर बाहर आई, क्योंकि उसे सुबह बात लेने की आदत थी।
वो बात लेकर बाहर आई और क्यूट सा फेस बनाकर बेड पर बैठ गई और खुद से बोली, यार अति तेरे पास तो कपड़े ही नहीं है और तूने बात भी ले लिया, अब क्या करेगी तू। अति बेड पर बैठे बैठे सोच रही थी कि तभी अक्ष अंदर आया। अति को अपनी बड़ी सी बाथरोब में किसी खरगोश के छोटे बच्चे की तरह लिप्ट हुआ देख वो एकटक अति को निहारने लगा। अति इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। अक्ष का बाथरोब उसके साइज से काफी बड़ा था जिसमें वो पूरी तरह से डूब गई थी। अति की नजर जैसे ही अक्ष पर गई तो वो अपनी टिमटिमाती आंखों से अक्ष को देखकर क्यूट सा फेस बनाकर बोली, सॉरी। अति की सॉरी सुन अक्ष, जो अति की क्यूटनेस में खोया हुआ था, अपने सेंस में वापस आया। वो अति के पास जाकर खड़ा हो गया और उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए बोला, सॉरी किस लिए। अक्ष के इस तरह देखने से अति अनकंफर्टेबल फील करने लगी और जल्दी से खुद को बाथरोब से अच्छे से कवर करने लगी, जबकि वो खुद उस बड़े से बाथरोब में बड़ी मुश्किल से दिखा रही थी। उसके हाथ पैर और सर ही बाहर दिखाई दे रहे थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था किसी इंसान के कपड़े में किसी बिल्ली का बच्चा फंसा हो, पर फिर भी वो बहुत स्वीट लग रही थी। जब अति को ये महसूस हुआ कि वो पूरी तरह से पैक है तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्ष को देखने लगी और फिर धीरे से बोली, मैंने आपका बाथरोब पहना है ना, इसलिए आप गुस्सा मत होना, वो मेरे पास कपड़े नहीं है। अति की मासूमियत देख अक्ष अति में फिर से कहीं खो गया। वो अति के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। अक्ष को अपने इतना करीब देख अति की सांसें उसके गले में ही अटक सी गई और वो जल्दी से बेड पर चढ़कर बोली, आप बाहर जाओ ना। अक्ष एकटक उसे ही देखते हुए बोला, पर क्यों। अति बड़ी ही मासूमियत से बोली, क्योंकि मैं कह रही हूं। अक्ष की आंखें छोटी हो गई और वो अति को घूरते हुए बोला, पर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मैं सिर्फ अपनी सुनता हूं और किसी की नहीं। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अक्ष सिंह शेखावत से अपनी बात मनवा सकते। अक्ष की बात सुन अति का मुंह लटक गया और वो कुछ सोचते हुए मन ही मन बोली, ओह तो डेविल का नाम अक्ष है, वाओ कितना क्यूट नेम है ना। अक्ष जब से मिला था अति को उससे डेविल वाली फीलिंग आने लगी थी और इसलिए उसने अक्ष का नाम डेविल रख दिया था, क्योंकि नाम तो उसे पता नहीं था ना। थोड़ा सोचकर उसका मुंह ही बन गया और वो अजीब सा मुंह बनाकर बोली, नेम तो बहुत क्यूट है लेकिन ये तो पूरे के पूरे डेविल है, पर ये कैसे हो सकता है। डेविल इतने हैंडसम कैसे हो सकते हैं। ये हैंडसम डेविल तो बहुत डेंजर है, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। अति ऊपर देखने लगी और मन ही मन भगवान को याद कर बोली, प्लीज भगवान जी मुझे इनसे बचा लेना। अति मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसे सच में अक्ष से बहुत डर लगता था। वो एक नजर अक्ष को देखती है जो अभी तक वैसे ही खड़ा उसे ही देख रहा था। वो अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत लेकर धीरे से बोली, क्या आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। ये कहते वक्त अति ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें 2-3 बार झपकाई थी। उसकी ये आदा किसी को भी घायल कर सकती थी, जिसका असर अक्ष पर भी हुआ। वो अति को एकटक बड़ी शिद्दत से नहने लगा तो अति एकदम से डरकर जम गई। अक्ष की आंखें ही उसे डरने के लिए काफी थी। अक्ष अपने कदम अति की तरफ बढ़ाने लगा तो अति बेड से जल्दी से उतरकर दूसरे साइड चली गई। अति को खुद से दूर जाता देख अक्ष की आंखें बिल्कुल सर्द हो गई और वो एक कड़क आवाज में बोला, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, फिर तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। इस वक्त अक्ष की आंखों में अति के लिए एक जानून सा छाया हुआ था जो कुछ भी कर सकता था, लेकिन मासूम सी अति उसे समझ नहीं पा रही थी। अक्ष की बातें उसके दिल में एक डर भर रही थी। वो डरी हुई नजरों से एकटक अक्ष को देखने लगी। अक्ष की नजरें भी अति पर टिकी हुई थी। आखिर अक्ष ऐसा क्या करने वाला है जिससे अति हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। क्या अति बच पाएगी इस सब से या फिर फंस कर रह जाएगी। जानने के लिए बने रहे CH6 तुम सिर्फ मेरी हो। अति को अक्ष से बहुत डर लग रहा था और अब तो उसे बहुत जोरों से भूख भी लग रही थी, इसलिए वो अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर धीरे से बोली, मुझे भूख लगी है। अति का उतरा हुआ चेहरा देख अक्ष उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, ठीक है चलो। वो अति का हाथ पकड़ने ही वाला था कि अति एकदम से अक्ष को रोकते हुए बोली, नहीं पहले मुझे चेंज करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अक्ष समझ गया कि अति अभी कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो उसे परेशान न करते हुए बोला, तुम्हारे लिए मैंने कल ही कपड़े मंगवा लिए थे, जाओ जाकर चेंज कर लो। अति खुश हो गई और अपनी क्यूट सा फेस बनाकर बोली, सच्ची कहा है मेरे कपड़े। अति को इतना खुश देख अक्ष एक झटके से अति को अपनी बाहों में उठा लेता है। अति हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को देखते हुए बोली, मुझे नीचे उतारो। अक्ष ने नामे सर हिला दिया और अति को क्लोजेट रूम में लेकर चला गया। फिर उसको नीचे उतारकर सामने इशारा कर बोला, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, रेडी होकर बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं, वरना मैं खुद ही अंदर आ जाऊंगा। इतना बोलकर अक्ष अति के फोरहेड पर किस कर बाहर निकल जाता है। अति तो बस उसे जाता हुआ देखते रह गई। उसके हाथ खुद ब खुद अपने माथे पर चले गए जहां अभी अभी अक्ष के होठों ने उसे छुआ था।
उसे अक्ष के होठों की छुवन बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, बल्कि उसे ये एहसास अच्छे लग रहे थे। वो इस एहसास में खोसी गई और तभी अचानक ही उसे अक्ष की धमकी याद आई। वो हड़बड़ा कर बोली, मुझे जल्दी रेडी होना होगा, वरना डेविल सच में अंदर आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। वो सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने गई, जहां पर कई सारे शॉपिंग बैग्स पड़ी हुई थी। अति एक बैग उठाकर देखती है तो उनकी आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि उसमें एक सुंदर सी ड्रेस थी। वो खुशी से उछल कर बोली, वाओ, ये कितनी प्यारी ड्रेस है, मैं तो यही पहनूंगी। फिर कुछ सोचकर बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, डेविल की चॉइस कितनी अच्छी है ना। वो जल्दी से ब्लू कलर का एक शर्ट गाउन जो घुटने तक का था उसे लेकर चेंज कर लेती है। वो अति को बिल्कुल फिट आ रही थी, जिस वजह से अति और भी खुश हो गई। फिर काफी के बैग्स में उसे एक गर्ल के यूज में आने वाली सारी चीजें मिल जाती है। एक बैग से अति सुंदर सा सैंडल निकलती है जो बिल्कुल उसी से साइज के थे। वो उसे पहनकर जल्दी से रेडी होकर क्लोजेट रूम से बाहर निकल जाती है। अति जैसे ही बाहर निकलती है, अक्ष जो उसकी का वेट कर रहा था अपनी नजरें उठाकर अति को देखता है, जो ब्लू कलर में किसी एंजल की तरह लग रही थी। उसके फेस का ग्लो था, लेकिन अक्ष खुद को अति में खोने से रोक देता है और अति का हाथ पकड़कर सोफे पर ले जाकर बैठा देता है। सोफे के ठीक सामने कॉफी टेबल पर काफी सारी प्लेट रखी हुई थी, जो कि अगल अगल टेस्टी डिशेज से भरी थी, जिसे देख अति के मुंह में पानी आ जाता है। अति उन्हें देखकर खुश हो जाती है और अक्ष की तरफ देखकर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, वाओ, ये कितना टेस्टी लग रहा है, मुझे इसे खाना है। अति जैसे ही एक प्लेट उठाने वाली थी कि अक्ष उसकी कमर पकड़कर खुद की गोद में बैठा देता है। अचानक हुई इस हरकत से अति एकदम से हड़बड़ा कर उठने लगती है, पर अक्ष की मजबूत पकड़ उसकी कमर पर थी, जिससे अति हिल भी नहीं पा रही थी। अति बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे प्लीज, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। अक्ष अपनी एक हाथ से अति की कमर पर अपनी पकड़ बना लेता है, पर वो ये भी ध्यान में रखता है कि उसके लोहे जैसे हाथ से उसकी नाजुक सी अति को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो अपने दूसरे हाथ से एक प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोला, वो तो तुम खाओगी, लेकिन वैसे जैसे मैं चाहूंगा। अति खुद को छुड़ाने लगी, पर उसकी कोशिश बेकार थी। अक्ष के एक हाथ के आगे वो बहुत कमजोर पड़ रही थी। अक्ष अति को इस तरह देख मुस्कुरा दिया और एक बाइट बनाकर स्पून को अति के मुंह के सामने कर दिया, जिसे देख अति बेचारा सा मुंह बनाकर जल्दी से उसे खा लेती है, क्योंकि उसे सच में बहुत तेज भूख लगी थी। ऐसे ही अक्ष अति को खाना खिलाने लगता है और खुद भी खाता है। जब अति का पेट पूरा भर जाता है तो वो जल्दी से अक्ष का हाथ पकड़ लेती है। अक्ष जो उसे खिलाने में बिजी था उसे देखने लगता है। अक्ष के देखने से अति को डर लगने लगता है, इसलिए वो नजरें झुकाकर धीरे से बोली, बस हो गया। अक्ष टिश्यू से अति का मुंह साफ करते हुए बोला, अभी थोड़ी देर रेस्ट करो, ओके। अति जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे डैड के पास जाना है। आपने कहा था अगर मैं आपकी सारी बात मानूंगी तो आप मुझे डैड के पास लेकर जाओगे। अक्ष टिश्यू से अच्छे से अति का मुंह साफ करने के बाद अपना मुंह साफ करते हुए बोला, मैंने कहा था ना शाम को, तो शाम को, अभी रेस्ट करो। अति मुंह फूला कर बोली, पर मुझे डैड से मिलना है, मुझे उनके पास जाना है, मुझे लेकर चलो ना प्लीज। अक्ष अति की कमर पकड़कर उसको अपनी तरफ पलट लेता है। तभी उसकी नजर अति पर जाती है, जो बड़ी आस भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। अक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला, मैंने एक बार कहा तो फिर ऐसे जिद नहीं करते लिटिल गर्ल, चुपचाप वही करो जो कहा है। अपने लिए किसी अनजान से लिटिल गर्ल वर्ड सुन अति की आंखें छोटी हो गई। अति गुस्से से लाल होकर अपनी छोटी सी नाक सिकुड़ कर बोली, मैं कोई लिटिल गर्ल नहीं हूं, मेरा नाम अति है। अक्ष अति की लाल हो चुकी नाक देखकर मुस्कुरा दिया तो अति का मुंह और बड़ा फूल गया। वो गुस्से में और भी क्यूट लग रही थी। अक्ष उसके फूले गालों को सहलाते हुए बोला, जब तक मैं ना कहूं कमरे से बाहर मत निकलना। अति गुस्से में मुंह फूला कर ना में सर हिलाती है तो अक्ष उसको अपनी आंखें दिखाता है, जिसे देखते ही वो डरकर जल्दी से 2-3 बार हाँ में सर हिला देती है। अक्ष अति की इस हरकत को देखकर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोला, गुड गर्ल। इतना बोल अक्ष अति को छोड़ देता है तो अति जल्दी से अक्ष से दूर होकर सोफे पर बैठ गई। अति की इस हरकत को देख अक्ष की आंखें छोटी हो गई। वो अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, इसलिए कभी भी मुझसे दूर जाने की कोशिश तो दूर सोचना भी मत। अति अक्ष की इतनी सर्द आवाज सुनकर डर गई और उसकी आंखें नम हो गई। अति की नम आंखें देखकर अक्ष अपनी आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल करता है। वो अति को रोता हुआ नहीं देख सकता था। अक्ष जब नॉर्मल हो जाता है तो अति के गालों पर हाथ रखकर धीरे से बोला, रोना मत। अति अपनी नम आंखों से उसे देखने लगती है तो अक्ष उसे चुप कराकर कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा नीचे चला जाता है, जहां मान उसी का वेट कर रहा था। अक्ष उसके सामने जाकर सोफे पर बैठ गया और बिना किसी भाव के बोला, काम हुआ? मान जल्दी से जवान देते हुए बोला, हम्म हो गया,
कुछ ही देर में वो आपके सामने होगा। अक्ष ये सुन मुस्कुराने लगता है तो वही मान हैरान परेशान होकर उसे ही देखने लगता है। मान के चेहरे से ही उसके दिल और दिमाग का हाल पता चल रहा था, जिसे देख अक्ष हल्का मुस्कुराया और बोला, ज्यादा मत सोचो और उतना करो जितना मैंने कहा है। मान जल्दी से हाँ में सर हिला देता है, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। मान खुद को अक्ष के सामने बोलने से रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, पर उसे अक्ष से डर भी लग रहा था। मान अपनी उंगलियां आपस में उलझाते हुए बड़ी हिम्मत कर धीरे से बोला, बॉस आपको नहीं लगता अभी मैम बहुत छोटी है? आप ये बाद में भी तो कर सकते हैं, अभी करना जरूरी है क्या? अक्ष जो अपने फोन में कुछ देख रहा था, मान की बात सुन उसे देखने लगा, फिर उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अक्ष को अपने सामने देख मान घबरा गया। अक्ष मान के कंधे पर हाथ रखकर बिना किसी भाव के बोला, छोटी है तो क्या हुआ, है तो मेरी ही ना, और एक ना एक दिन तो उसे मेरा होना ही है, तो फिर आज होने में क्या प्रॉब्लम है? फिर थोड़ा रुककर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, वो अभी रेस्ट कर रही है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है। इतना बोल अक्ष बिना मान को देखे ऊपर चला गया। मान कुछ बोल ही नहीं पाया। वो अति के बारे में सोच सोचकर परेशान हो गया था। उसके दिल में अति के लिए एक जगह बना चुका था, जिससे मान को अति के लिए टेंशन होने लगी थी। वो अति को जैसी मासूम लड़की के बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पाया, अति के लिए उसे टेंशन होने लगी थी। आखिर अक्ष के दिमाग में चल क्या रहा है? वो ऐसा क्या करने वाला है जिससे अति उसकी हो जाएगी? CH7 तुमने मेरी गर्ल को टच करने की कोशिश भी कैसे की? अक्ष जैसे ही कमरे में आया, उसकी नजरें सबसे पहले सोफे पर बैठे बैठे ही सोई हुई अति पर गई। सोते हुए अति बहुत क्यूट लग रही थी। अक्ष अपने कदम अति की ओर बढ़ देता है और आराम से उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाकर लेटा देता है। थोड़ी देर अति को निहारने के बाद वो क्लोजेट रूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में अक्ष रेडी होकर बाहर आता है और एक नजर अति को देखने के बाद धीरे से उसके फोरहेड को अपने होठों से छूकर निकल जाता है। अक्ष जैसे ही हॉल में पहुंचा तो उसे मान किसी को ऑर्डर देते हुए दिखाई दिया। मान परेशानी से सबको कुछ समझा रहा था। अक्ष एकदम से उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अक्ष को अपने सामने देख मान की जैसे सांसें ही थम सी गई। मान डर गया और मन ही मन खुद से बोला, यार अब मैंने क्या कर दिया? बॉस मुझे इसे क्यों देख रहे हैं? वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही अक्ष अपनी कड़क आवाज में बोला, जो भी करना है आवाज नीचे करके करो। काम बिना आवाज के भी किए जा सकते हैं। अगर तुम्हारी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हुई तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मान हैरान परेशान होकर अक्ष को देखने लगा, लेकिन कुछ बोलने की गलती से भी गलती नहीं की तो अक्ष एक वार्निंग लुक देकर निकल गया। अक्ष तो चला गया, लेकिन बेचारे मान की हालत खराब कर गया। मान बेचारा सा मुंह बनाकर फिर से अपने काम में बिजी हो गया। वो पूरे हॉल को डेकोरेट करवा रहा था, वो भी बिना कोई आवाज के। अब तो सारे सर्वेंट ने भी चूतक नहीं की और चुपचाप अपना अपना काम करने लगे। आखिर सबके दिल में अक्ष का खौफ जो था। अक्ष की कार हवाओं को चीरती हुई तेजी से सड़क पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में हवा से बातें करने के बाद अक्ष की कार एक बड़े से बंगले से सामने रुकी और अक्ष अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ सीधा बंगले के अंदर चला गया। वो जैसे ही अंदर पहुंचा, उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज आने लगी। अक्ष को देखकर वहां ब्लैक यूनिफॉर्म पहने आदमियों की लाइन लग गई। सबकी नजरें झुकी हुई थी और एक आदमी जल्दी से एक चेयर लाकर हॉल के बीचों बीच में रख देता है। अक्ष उस बड़े से चेयर पर जाकर किसी किंग की तरह बैठ गया और अपनी सर्द नजरों से एकटक अपने सामने पड़े लड़कों को देखने लगा। उसके सामने 4 लड़के अधमरी हालत में पड़े थे। उनकी हालत देख ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनकी अच्छी खासी कुटाई की गई है। वो दर्द से तड़प रहे थे, उनके बॉडी पर जगह जगह से खून आने लगा था और अक्ष की गहरी काली आंखें उन्हें तपती हुई नजरों से देख रही थी, जिससे वो और भी डर गए। उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी एक लड़का दर्द से कराहते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, अब से हम कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे प्लीज। उसके साथ उनसे तीनों दोस्त भी गिड़गिड़ाने लगे। अक्ष एकदम से उठा और अपनी धधकती हुए आंखों से उन्हें देखकर कड़क आवाज में बोला, छोड़ना तो दूर की बात, अब मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गल पर अपनी गंदी नजरें डालने की? वो मेरी है। अक्ष की कड़क आवाज सुनते ही सब कांप गए। अक्ष की एक आवाज ही किसी को डराने के लिए काफी था। वो डर कर गिड़गिड़ाने लगे, जिसे देख अक्ष अपनी लाल आंखों को बंद कर अति को याद करने लगा। अति का डरा हुआ चेहरा याद आते ही अक्ष की आंखें एकदम से खुल गई। अब उसकी काली गहरी आंखें बेहद डरवानी और खतरनाक हो गई थी। वो आग उगलने लगी थी। अक्ष का ये रूप देखकर उन चारों की जैसे सांसें ही थम सी गई। वो डर से कांपने लगे, जिसे देख अक्ष अपने हाथ अपने गर्दन पर फेरते हुए अपनी लाल आंखों से उन चारों को घूर कर बोला, क्या हुआ? डर लग रहा है? लगना भी चाहिए।
तुमने लोगों ने मेरी गर्ल को टच करने की कोशिश भी कैसे की? तुम्हें पता है, वो भी इसी तरह डरी हुई थी। उनकी आंखें नम हो गई थी। सिर्फ तुम लोगों की वजह से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अक्ष की बातें सुन वो चारों बुरी तरह से कांप गए और चारों गिड़गिड़ाते हुए बोले, प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अक्ष एकदम से उठा और अपने दांत पिसते हुए बोला, मेरी गर्ल को डरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने, बहुत बड़ी, जिसकी सिर्फ एक ही सजा है। इतना बोलकर वो एक आदमी को इशारा कर बोला, इन्हें इतना तड़पाओ कि अगर कभी दोबारा जन्म हुआ तो कभी किसी लड़की को अपनी गंदी नजरों से देखने से पहले 1000 बार सोचे। अक्ष का ऑर्डर मिलते ही वो आदमी अपना सरहा में हिलता है। तभी अक्ष के फोन में एक मैसेज आता है, जिसे देखकर अक्ष वहां से निकल जाता है। उसके निकलते ही उन चारों लड़कों के चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी, पर उनकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सहगल मैंशन में दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अति का कुछ पता नहीं चल रहा था। सबकी हालत खराब थी। स्वरा का रो रो कर बुरा हाल था और शीला जी उसे चुप करवा रही थी। वहीं निरंजन जी हैरान और परेशान दोनों थे। कल रात वाली सड़क की सारी सीसीटीवी फुटेज गायब थे और कहीं से अति का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। निरंजन जी गुस्से से लाल होकर अपने सामने खड़े आदमियों पर चिल्लाते हुए बोले, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? एक काम दिया था, वो भी तुम लोगों से नहीं हुआ। अगर मुझे मेरी प्रिंसेस नहीं मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। सबके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। तभी स्वरा थोड़ी हिम्मत कर निरंजन जी से बोली, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी डैड से बात करती हूँ, फिर देखना हमारी अति हमें यूं मिल जाएगी। निरंजन जी गुस्से से लाल होकर बोले, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, और हाँ ये बात याद रखना, इस बारे में गलती से भी पुलिस को खबर नहीं लगनी चाहिए। मैं अपनी प्रिंसेस को खुद ही ढूंढ लूंगा। स्वरा हैरानी से निरंजन जी को देखने लगी। स्वरा के डैड काफी नामी बिजनेसमैन थे। वो सुबह से बोल रही थी कि अगर एक बार वो अपने डैड से बात कर ले तो अति आसानी से मिल जाएगी, लेकिन निरंजन जी ने साफ माना कर दिया था। स्वरा हैरान थी कि निरंजन जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो हैरानी से सिसकते हुए बोली, अंकल प्लीज मेरी बात मान लीजिए, डैड की हेल्प ले लीजिए, हमारी अति जल्दी ही मिल जाएगी। प्लीज अंकल मान जाइए ना, मैं डैड से बात करूंगी। स्वरा की बात सुन निरंजन जी अपना मुंह मोड़कर बोले, मैं अपनी प्रिंसेस को खुद ही ढूंढ लूंगा। अब तुम घर जाओ, काफी टाइम हो चुका है। तुम्हारे डैड परेशान हो रहे होंगे, और हाँ याद रहे इस बारे में तुम किसी से कुछ बात नहीं करोगी। स्वरा हैरानी होगी एकटक उन्हें ही देखने लगी। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे, जिसे देख निरंजन जी खुद ही वहां से निकल गए। वो बहुत परेशान थे और इस वक्त स्वरा के किसी भी सवाल के जवाब नहीं दे सकते थे। उन्हें अभी सिर्फ अति की टेंशन थी। स्वरा को समझ नहीं आ रहा था कि निरंजन जी उसके डैड से हेल्प क्यों नहीं लेना चाहते थे, और वो क्यों ये चाहते थे कि इस बारे में किसी को भी पता ना चले। इस वक्त उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। वो परेशान होकर खुद से ही बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी अति को ढूंढ कर रहूंगी। वो मन ही मन अति को खोजने का संकल्प लेती है। शेखवात विला। अक्ष विला के अंदर आता है और अपनी नजरें चारों तरफ घूमता है। तभी उसकी नजर मान पर जाती है, जो यहां से वहां भाग भाग कर अपने काम करने में बिजी था। मान की नजरें जैसे ही अक्ष पर जाती है, वो एकदम से हड़बड़ा कर बोला, बॉस सब हो गया है और अपना सारा सामान भी आ चुका है। लेकिन इतना बोलकर मान रुक जाता है तो अक्ष अपनी भौहें तनकर बोला, लेकिन क्या? मान थोड़ा हिचकिचा कर बोलता है, वो मैम सो रही थी और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए वो सारे सामान अभी तक नीचे ही है। अक्ष मान के कंधे पर हाथ रख बोला, गुड। मान को समझ नहीं आ रहा था कि अक्ष उसकी तारीफ कर रहा है या फिर ताने मार रहा है। वही अक्ष उसे इस तरह देखकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया और मान बस हर बार की तरह देखता ही रह गया। अक्ष जैसे ही अपने कमरे के अंदर आया तो सामने का नजारा देख उसके कदम वही थम गए और उसकी काली गहरी आंखें डार्क हो गई। वो एकटक सामने देखने लगा, उसके जबड़े कस गए और आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वो तेज कदमों के साथ अंदर आया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि निरंजन जी किसी से हेल्प नहीं लेना चाहते थे? क्या इसके पीछे कोई गहरा राज है? आखिर अक्ष ने ऐसा क्या देख? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे इस वीडियो में, और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत खुशी होती है। CH8 नहीं, मुझे उनके पास नहीं जाना है। अक्ष जैसे ही कमरे में आया तो सामने का नजारा देख उसके जबड़े कस गए। उसकी काली गहरी आंखें बेहद खतरनाक हो गई। वो तेज कदमों के साथ अंदर आया। उसके सामने अति खिड़की पर एक पैर अंदर और दूसरा पैर बाहर कर बैठी थी। वो बाहर की ओर देख रही थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। तभी अक्ष अपनी सर्द आवाज में अति से बोला, व्हाट द हेल?
अति कुछ समझ पाती उससे पहले ही अक्ष ने उसे खींचकर नीचे उतर दिया। अति एकदम से डर गई और हड़बड़ा कर अपने सामने देखने लगी, जहां अक्ष अपनी सर्द आंखों से उसे ही घूर रहा था। अति की सांसें ही अटक सी गई, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो सहमी हुई नजरों से अक्ष को देखने लगी। अक्ष अति की दोनों बाजू को पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या कर रही थी तुम? अति एकदम डरी हुई आवाज में हकलाते हुए बोली, कू कुछ भी तो नहीं। अक्ष ने एक नजर खिड़की पर डाली जहां पर बेडशीट को फाड़कर बंधा गया था, जिसका मतलब साफ था अति का यहां से भागने का प्लान था। अक्ष की आंखें ये देखकर सर्द हो गई और वो अति की बाजू पर अपनी पकड़ कसकर बोला, मैंने कुछ पूछा, जवाब दो। अति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्ष को देखने लगी और फिर डरी हुई आवाज में बोली, मुझे यहां नहीं रहना। मैं यहां से जाना चाहती हूं, पर मुझे पता है आप मुझे जाने नहीं देते, इसलिए मैं बिना किसी को पता चले खुद ही यहां से जाना चाहती थी। अक्ष अपने गुस्से को कंट्रोल कर एक गहरी सांस लेकर बोला, और तुम्हें यह बेकार सा आइडिया कहां से आया? अति बड़ी ही मासूमियत से एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोली, मैंने कार्टून में देखा है, जब कोई डेंजर डेविल किसी क्यूट सी प्रिंसेस को अपने साथ जबरदस्ती रखता है तो वो ऐसी ही खिड़की से बाहर भाग जाती है और फिर डेविल से बच जाती है। मैं भी आपसे दूर जाना चाहती हूँ। अक्ष की आंखें छोटी हो गई और वो अति को एकटक निहारने लगा। अति हद से ज्यादा मासूम थी और कार्टून वाली बात सुन तो अक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इतनी इनोसेंट गर्ल का क्या करे। वो अति के एकदम से करीब आकर एक डेविल लुक देकर बोला, अच्छा तो क्या मैं तुम्हें डेविल लगता हूँ? अति बड़ी ही मासूमियत से हाँ में सर हिलाती है तो अक्ष घूर कर उसे देखने लगा और जब अति को इस बात का एहसास हुआ तो वो जल्दी से माना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अक्ष एक नजर खिड़की को देखकर फिर से अति को देखने लगा, जिससे अति डर गई। अक्ष अति की आंखों में झकाते हुए बोला, जब भागने का सोच ही लिया था तो रुकी क्यों? अक्ष का सवाल सुन अति खिड़की की तरह देखते हुए बेचारा सा मुंह बना मार बोली, ये कितना ऊंचा है, अगर मैं गलती से गिर जाती और मुझे लग जाती तो मुझे कितना दर्द होता। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। अति को लगा था जैसे मूवी की दुनिया में होता है वैसे ही वो भी खिड़की से भाग जाएगी। उसने भी सेम उसकी तरह ही किया, लेकिन जब खिड़की से बाहर की ओर देखा तो डर गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो वहां से भाग सकते। अति का जवाब सुन अक्ष के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो अति की आंखों में और भी ज्यादा गहराई से देखते हुए बोला, सो इनोसेंट गर्ल। अति अक्ष के इस तरह देखने से डर गई और मन ही मन बोली, हे भगवान जी, ये डेविल मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, प्लीज मुझे इनसे बचा लेना। अति मन ही मन भगवान से अपने बचने की दुआ मांग रही थी, तभी अक्ष उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर अपने चेहरे के ठीक सामने कर देता है, जिससे अति की नीली आंखें अक्ष के चेहरे पर जाकर अटक सी जाती है। अक्ष को देखते ही एक पल के लिए अति सब कुछ भूलकर उसमें कहीं खो सी गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि अक्ष बहुत हैंडसम लग रहा था। अति को खुद में खोया हुआ देखकर अक्ष के चेहरे पर ना दिखने वाली स्माइल थी। अक्ष उसके चेहरे के बेहद करीब आकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला, कहाँ खोई हो? अक्ष की आवाज सुन अति एकदम से हड़बड़ा कर बोली, कहीं नहीं। फिर थोड़ा रुक कर हिचकिचा कर बोली, मुझे भूख लगी है। अक्ष ने टाइम देख तो 2 बज रहे थे। उसने किसी को मैसेज किया और अति को लेकर सोफे पर बैठा दिया। तभी एक सर्वेंट आकर टेबल पर लंच अच्छे से सेट कर चल गया। अति की आंखें चमक गई और वो जैसे ही खाने को हाथ लगाने को हुई, अक्ष ने उसकी कमर पकड़कर खुद की गोद में बैठा लिया तो अति का मुंह ही बन गया। दूसरी तरफ निरंजन जी का बुरा हाल हो चुका था क्योंकि कहीं से अति का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसके हाथों में सिर्फ निराशा ही निराशा आ रही थी। उन्हें इस वक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उनके दिल में एक अजीब सा डर ने जगह बना लिया था और जान से प्यारी प्रिंसेस को खोने का डर। वो अपना सर पकड़कर बैठ गए और चिल्लाते हुए बोले, प्रिंसेस कहाँ हो? वापस आ जाओ मेरा बच्चा, वरना मैं मर जाऊंगा। प्लीज प्रिंसेस वापस आ जाओ। निरंजन जी पागलों की तरह अति को यहाँ वहां खोजने लगे। वही कोई था जो कब से उन्हें फॉलो कर रहा था और किसी को निरंजन जी की पल पल की खबर दे रहा था। वही इन बातों से बेखबर निरंजन जी अब अति को खोजने में लगे थे, लेकिन तभी अचानक से ही कई काज आकर उनके सामने रुकी, जिसे देखते ही निरंजन जी की धड़कन जैसे थम सी गई। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही कई सारे आदमियों ने उन्हें घेर लिया और पकड़कर अपनी कार में बैठा कर निकल गए। शेखावत मैंशन अक्ष के अति को खुद के गोद में बैठने से अति मुंह बनाए हुए बैठी थी और अक्ष को ही देख रही थी। अति कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अक्ष ने उसे लंच कराया और उसके होठों को साफ कर बोला, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, ओके? अति जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाती है तो अक्ष उसको जूस पिलाते हुए बोला, अभी तुम्हें 2 लेडी रेडी करने आएंगे, वो जैसे करे करने देना, कोई सवाल नहीं, ओके? अति को कुछ समझ नहीं आया। वो सवालिया नजरों से अक्ष को देखने लगी तो अक्ष उसको अपनी आंखें दिखाकर बोला,
बोला ना, कोई सवाल नहीं। अगर तुम अपने डैड से मिलना है तो जो कहा है वो करो, ओके। अति कुछ सोचकर अपना सर हिला देती है और तभी अक्ष को किसी का मैसेज आता है, जिसे देखते ही अक्ष अति को छोड़कर खड़ा हो गया और कमरे से बाहर निकलते हुए ही अपनी कड़क आवाज में बोला, इस बार जो हरकत की है वो दोबारा मत करना, वरना इस बार तो छोड़ दिया लेकिन अगली बार पनिशमेंट मिलेगी। इतना बोलकर अक्ष वहां से चला गया। वही अति डरी हुई बस उसे जाता हुआ देखते रह गई। वही अक्ष जैसे ही वहां से निकलकर बाहर आया तो उसका चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया था। थोड़ी देर बाद अति मिरर के सामने बैठी हुई थी और 2 मेकअप आर्टिस्ट उसे रेडी कर रही थी। अति ने डार्क पिंक कलर का बैकलेस रॉयल लहंगा पहना था। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ हल्का सा टच अप ही करने दिया था। अति ने ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी थी, वो सिंपल सी लुक में थी और अपने दोनों हाथों से भरी भरकम लहंगा को पकड़कर बैठी थी। उसके हल्के पिंक होठ चमक रहे थे और उसके चेहरे पर ग्लो था। माथे पर छोटी सी बिंदी थी, जैसे चांद का कोई टुकड़ा हो। अति अपनी इस आदा में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई एंजल हो, और सबसे ज्यादा जानलेवा तो उसकी नीली आंखें थी जो बेहद खूबसूरत लग रहा थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट अति को मिरर में देखकर बोली, मैम अब आप रेडी हो। दोनों मेकअप आर्टिस्ट अति की मासूमियत को देखकर बस देखते ही रह गए। अति खुद को ही मिरर में निहारते हुए खुश होकर बोला, वाओ मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। फिर थोड़ा सोचकर कंफ्यूज होकर बोली, लेकिन डेविल ने मुझे इस तरह से रेडी होने को क्यों कहा है? क्या आज कुछ स्पेशल है? आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। वो बोल ही रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई। आती तुरंत मुड़कर पीछे देखती है तो अक्ष दरवाजे पर खड़ा होकर एकटक उसे ही गहरी नजरों से देख रहा था। अक्ष को देखते ही वो मेकअप आर्टिस्ट वहां से 9-2-11 हो गई। अति बस उन्हें देखते ही रह गई। वो उठी और अपने भरी लहंगे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर धीरे से चलकर उसके पास गई और बड़ी ही मासूमियत से बोली, अच्छा ऐसा क्या स्पेशल है आज? अक्ष एकदम से अति के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शादी। अति खुश हो गई क्योंकि आज तक उसने अपनी आंखों के सामने कभी किसी की शादी होते हुए नहीं देखा था। वो जल्दी से खुश होकर बोली, किसकी शादी? अक्ष अति के चेहरे को अपने हाथों में भरकर सहलाने लगा और बोला, हमारी। शादी का नाम सुन अति बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही उसे अक्ष का जवाब मिलता है उसे सुनते ही उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो हकलाते हुए बोली, कि किसकी? अक्ष एकदम से अति की कमर पर अपनी पकड़ बनाकर उसके चेहरे की ओर झुककर बोला, हमारी शादी माय बेबी गर्ल। अति हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को देखने लगी। कल रात ही तो दोनों मिले थे और आज शादी। उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। उसको इतना हैरान परेशान देख अक्ष उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर बोला, चलो शादी का टाइम हो चुका है। अक्ष को अपने इतने करीब देख और उसकी बातें सुन अति की धड़कन जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड में भागने लगी। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर हकलाते हुए बोली, पर मुझे नहीं करनी आपसे शादी। अक्ष की गहरी आंखें एकदम से लाल हो गई, जिसे देखते ही अति डरकर पीछे होने लगी, लेकिन अक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया। अक्ष उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, शादी तो होगी और आज और अभी ही होगी। तुम चाहकर भी मुझे रोक नहीं सकती। अति कुछ कहती उससे पहले ही अक्ष उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, अगर तुमने ना कहा तो मैं तुम्हें उन्हीं लड़कों के पास ले जाकर छोड़ दूंगा जिनसे तुम बचना चाहती थी। फिर पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है, मुझसे शादी करनी है या उन गंदे लड़कों के पास जाना है? अति जल्दी से ना में सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे उनके पास नहीं जाना है, वो बहुत गंदे हैं, प्लीज आप मुझे उनके पास मत ले जाना। अति को उन लड़कों की नजरें बहुत ही गंदी लगी, जबकि अक्ष जब भी उसे देखता तो अति डर जरूर जाती, पर अक्ष का टच कभी उसे बुरा नहीं लगा। अति आस भरी नजरों से बड़ी ही मासूमियत के साथ अक्ष को देखने लगी तो अक्ष जल्दी से क्लोजेट में जाकर रेडी होकर आया। उसने अभी भी बिजनेस सूट ही पहना था। अक्ष अति के पास आकर एक झटके से अति को अपनी बाहों में भरकर उठा लेता है। अचानक हुए इस हरकत से अति डर गई और डर से अपनी दोनों बाहें अक्ष के गले में लपेट दी और एकदम से हड़बड़ा कर बोली, मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चल सकती हूँ। अक्ष सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर जाना चाहता हूँ। अक्ष अति को नीचे लेकर आता है और तभी अति की नजरें हॉल पर जाती है। अति जैसे ही हॉल को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। पूरा हॉल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। अति बस हैरानी से चारों तरफ देखने लगती है और तभी उसकी नजर एक जगह जाकर अटक सी गई। उसके चेहरे पर चमक आ गई और वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर कभी अक्ष को देखती, वो कभी सामने को। उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। किसने किया निरंजन जी का किडनैप? क्या अक्ष कर लेगा अति से शादी? अब कहानी में क्या मोड़ आने वाला है, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। CH9, अब से तुम पूरी की पूरी मेरी हो।
अति हैरानी से हॉल के बीचों बीच लगे मंडप को देख रही थी, जो बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था, और वहीं पर एक साइड निरंजन जी खड़े थे जो एकटक उसे ही निहार रहे थे। उनकी मुरझाई आंखों में अति को देख एक चमक सी आ गई थी। उनका दिल जो बेजान सा हो गया था, अब जाकर उसे सुकून मिला था। अति भागकर उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि अक्ष ने उसे अपनी बाहों में जकड़ कर रखा था। अति कसमसाने लगी और बड़ी ही मासूमियत से बोली, मुझे डैड के पास जाना है, छोड़िए मुझे। अक्ष नामे सर हिलाकर मंडप की ओर चल दिया और मंडप पर पहुंचकर उसने जैसे ही अति को नीचे उतारा है, वैसे ही अति एकदम से भागकर निरंजन जी के सीने से लग गई। निरंजन जी भी अति को कस के हक कर देते हैं और इसी के साथ दोनों की आंखें बंद हो जाती है। कुछ याद आते ही निरंजन जी अति को अपने से थोड़ा दूर कर ऊपर से नीचे तक देखते हुए परेशानी भरी आवाज में बोले, तुम ठीक तो हो ना प्रिंसेस? अति सिर्फ हाँ में सर हिलाती है तो निरंजन जी अति के बालों को सहलाते हुए बोले, तुमने तो मेरी जान निकल दी थी प्रिंसेस, पता है मैं कितना डर गया था। अति की आंखें नम हो गई और वो सिसकते हुए बोली, सॉरी डैड। निरंजन जी एकदम से अति को अपने सीने से लगाकर बोले, नहीं बच्चा रोते नहीं। अक्ष की आंखें एकदम सर्द हो गई, उसके जबड़े कस गए और उसने कस के अपने दोनों हाथों की मुठियां भींच ली। उसके दोनों हाथों की नशे साफ दिखाई दे रहे थी। अति को किसी और की बाहों में देखकर उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हो गई थी। अक्ष ने बिना एक पल गवाए एक झटके से खींचकर अति को अपने बाहों में भर लिया। निरंजन जी हैरानी से अक्ष को देखने लगे, वही अति अचानक हुई इस हरकत से डर गई और अक्ष की बाहों में सिमट गई। अति को डरा हुआ महसूस कर अक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला, बातें को कभी भी हो सकती पर अभी शादी पर फोकस करो, ओके सिली गर्ल। अति अक्ष की बाहों में कसमसाते लगी और निरंजन जी को भरी आंखों से देखते हुए बोली, डैड मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज डैड आप कुछ करिए ना। अक्ष की आंखें छोटी हो गई, वो गुस्से से अपनी काली गहरी खतरनाक आंखों से निरंजन जी को देखने लगे। अक्ष के ऐसे देखने से निरंजन जी हड़बड़ा कर अति को समझाते हुए बोले, मेरी बात सुनो प्रिंसेस, हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करनी ही होती है, तुम्हें भी करनी होगी, इसलिए अभी ही कर लो, देखना ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अति हैरानी से अपने डैड को देखने लगी, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसके डैड कह रहे हैं जो उसको एक पल खुद की नजरों से दूर नहीं कर पाते थे। अति जल्दी जल्दी नामे सर हिलाकर बोली, नहीं डैड मुझे आपके साथ रहना है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। निरंजन जी अति की हैरानी भरी आंखों को देखकर बोले, ऐसे जिद नहीं करते प्रिंसेस, मैंने कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया है, तुम ये शादी करोगी और मैं यही चाहता हूँ। अति बस अपने डैड को देखते ही रह जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अति को अच्छे से समझाया कि उसे ये शादी करनी ही पड़ेगी। वही निरंजन जी अंदर ही अंदर किस दर्द से गुजर रहे थे ये सिर्फ वही जानते थे। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी प्रिंसेस को शादी के लिए कहा था। अति भी अब कुछ नहीं कह पाए, वो जानती थी उसने डैड हमेशा उसके लिए सही ही सोचते हैं। अक्ष एक नजर खुद की बाहों में कसम साती अति को देखता है जिसकी आंखें नम थी। अक्ष अति की आंखों को साफ कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब अगर तुम्हारे आंखों से एक भी आंसू बहे तो मैं क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अति सहमी हुई नजरों से अक्ष को देखने लगी। अक्ष अति का हाथ पकड़कर मंडप में बैठ गया और अति की आंखों में देखकर बोला, अब तो तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं, इसलिए चुपचाप सारी रस्में फॉलो करो, ओके। अति एक नजर निरंजन जी को देखती है तो निरंजन जी हाँ में सर हिला देते हैं। अति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही निरंजन जी की जान निकली जा रही थी, सिर्फ वही जानते हैं कि उन्होंने खुद को कैसे रोका है। उनका दिल अंदर से तड़प रहा था लेकिन वो मजबूर थे। वो अपनी आंखों में बेबसी लिए बस देख रहे थे। पंडित जी थोड़े डरे हुए लग रहे थे, वो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ रहे थे और थोड़ी देर बाद अपनी डरी हुई आवाज में बोले, अब कन्या का गठबंधन कीजिए। गठबंधन के थोड़ी देर बाद अक्ष और अति फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। अति का लहंगा काफी भारी था जिसे उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ा था। 4 फेरों के बाद अति आगे आए, वो लहंगे को संभाल रही थी जिसे देख अक्ष ने अति को अपनी बाहों में उठा लिया और वैसे ही फेरे लेने लगा और इसी तरह मंत्रों और वचनों के साथ उनके 7 फेरे पूरे हुए। पंडित जी मंत्र पढ़ने के बाद अक्ष को अति को मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। अति का दिल जोरों से धड़क रहा था, हर एक स्टेप के साथ अति बेचैन हो रही थी। अक्ष मान को कुछ इशारा करता है तो मान एक बॉक्स लाकर अक्ष को देता है। अक्ष उस बॉक्स को खोकर अति के गले में एक खूबसूरत सा रूबी का बना हुआ पेंडेंट की तरह एक मंगलसूत्र पहनता है जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से AA लिखा हुआ था। अति की नीली आंखें नम हो जाती है। निरंजन जी ने अपने अंदर हो रहे दर्द को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर कन्यादान किया था। अक्ष उठकर अति की मांग भरता है और इसी के साथ अति अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी पंडित जी आखिरी मंत्र पढ़कर बोले, विवाह संपन्न हुई, अब से आप पति पत्नी हुए।
ये सुनते ही अति का दिल जोरों से धड़क उठा। वहीं निरंजन जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर भोंक दिया हो, पर वो पत्थर की तरह खड़े चुपचाप देखते रहे। अति जमसी गई, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है, और सच कहूं तो उसे पता ही नहीं है कि शादी का असली मतलब होता क्या है। वो तो अभी तक ठीक से बड़ी भी नहीं हुई थी, उसने कभी बाहर की दुनिया को खुलकर देखा ही नहीं था, और शादी जैसे रिश्ते की उसे अभी कुछ समझ ही नहीं थी। अक्ष अति को और भी अच्छे से अपनी बाहों में भरकर ऊपर की ओर जाने लगा, जिसे देखकर अति एकदम से बोला पड़ी, मुझे डैड से बात करनी है। अति अपने डैड के गले लगना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन अक्ष उसको वार्निंग लुक देकर बोला, तुम काफी थक गई होगी, अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। निरंजन जी अक्ष को देखने लगे तो अक्ष अपनी सर्द आवाज में बोला, नजरें नीचे वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हो। अक्ष की आवाज में कुछ ऐसा था कि निरंजन जी की नजरें खुद ब खुद नीचे हो गई। अक्ष अति को अपने कमरे में लेकर चला गया और उसको बेड पर बैठा कर बोला, रेस्ट करो फिर हम अपने घर चलेंगे, ओके। अति खुश हो गई, उसको लगा अब वो अपने घर जा सकती है, उसे जल्दी जल्दी से अपने घर जाना था। अति अब खुशी से उछलते हुए आंखों में एक चमक के साथ बोली, सच्ची चलो चलो जल्दी चलते हैं। अक्ष अति के गालों को सहलाते हुए कहा, चलेंगे पर अभी तुम रेस्ट करो, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं अपना काम कराता हूँ। अति अब बहुत खुश थी, वो जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। वो लहंगे में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसके पिंक होठ चमक रहे थे जिस पर अक्ष की आंखें अटक सी गई। अक्ष झुका और अति के पिंक होठों पर अपने सख्त होंठ रखने के लिए बढ़ने लगा। अक्ष की इस हरकत को देख अति की सांसें जैसे थम सी गई, वो एकदम से पीछे खिसकते हुए हकला कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। अक्ष अति के चेहरे के एकदम से करीब होकर बोला, किस। अति की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, वो एकदम से हड़बड़ा कर बेड पर ही खड़ी हो गई। अक्ष उसको घूरकर एक झटके से बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुककर बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकती सिली गर्ल। अति अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर बड़ी ही मासूमियत से बोली, क्यों नहीं रोक सकती। अक्ष उसके छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथ में भरकर बोला, क्योंकि अब से तुम मेरी हो, पूरी की पूरी मेरी। अति डर गई क्योंकि अक्ष की नर्म सांसें उसको अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसका दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि अक्ष उसे आसानी से सुन सकता था। अति को देख ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही रो देंगे, इसलिए अक्ष उसके माथे पर अपने होठ रख बोला, रेस्ट करो। अब जाकर अति को चैन की सांस आई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष उसको एक नजर देखकर फिर से उसके माथे पर होठ से छूकर बाहर चला गया। अति सच में बहुत थक गई थी, ऊपर से इतना भारी लहंगा, वो बेड पर ऐसे ही लेट गई और थकान की वजह से उसे नींद भी आ गई। अक्ष सीधा नीचे चला जाता है जहां निरंजन जी एक लाश की तरह खड़े थे। अक्ष उन्हें इशारा कर एक रूम की तरफ बढ़ गया। निरंजन जी भी उसके पीछे पीछे चले गए। वो जैसे ही रूम के अंदर आए इनकी आंखों नम हो गई, वो बेबसी से एकटक अक्ष को देखने लगे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि निरंजन जी खुद के जान से भी प्यारी अपनी प्रिंसेस को अक्ष के साथ एक बंधन में बंध दिए। आखिर निरंजन जी क्यों इतने बेबस थे। अब अति की लाइफ में कौन सा तूफान आने वाला है, जानने के लिए बने रहे तो आइए जानते हैं क्या हुआ नेक्स्ट चैप्टर में। CH10 आखिर बॉस है क्या चीज। अक्ष सोफे पर बैठा था, इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो वैसे ही पैर पर पैर चढ़ाए हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा आपको जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही किया आपने, मेरी इनोसेंट बेबी गर्ल को भनक भी नहीं लगी। निरंजन जी ने अब तक जो आंसू रोक रखे थे वो बह निकले। वो बेबसी से बोले, तुम क्यों कर रहे हो ये सब, प्लीज मेरी प्रिंसेस को छोड़ दो, वो बहुत मासूम है। अक्षय एक गहरी सांस लेकर बोला, इनोसेंट तो है पर अब वो आपकी प्रिंसेस नहीं, मेरी वाइफ है, एक डेविल की लिटिल इनोसेंट वाइफ। अक्ष की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देख निरंजन जी एकदम से डर गए, उनकी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अक्ष उठकर बाहर निकलते हुए बिना मुड़े ही बोला, याद रहे इस बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, वरना याद है ना हमारे बीच क्या डील हुई थी। इतना बोलकर अक्ष कमरे से निकल गया। वहीं निरंजन जी उस डील का जिक्र होते ही बेजान सा होकर वही सोफे पर बैठ गए। मान को उन पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता था। निरंजन जी को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मजबूर थे। अक्ष ने उन्हें इस मोड़ पर खड़ा कर दिया था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वही मान हैरान परेशान होकर अक्ष के पीछे पीछे चलते हुए बोला, बॉस ने ऐसा क्या किया कि निरंजन जी एक ही बार में मान गए। मान अक्ष से आज फिर हैरान था, क्योंकि जब उसने निरंजन जी का किडनैप करवाया और उन्हें मानने लगे कि वो उनकी बात मान ले और अति से कहे कि वो अक्ष से अपनी मर्जी से शादी कर ले, तब निरंजन जी गुस्से से भर गए। मान के बहुत मानने पर भी वो नहीं माने, तब मान ने उन्हें सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस छीनने की धमकी दी, और जब निरंजन जी उससे भी नहीं माने तो जान से मरने तक की धमकी दी।
हर मुमकिन कोशिश करने पर भी वो नहीं माने, जिससे मान बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो निरंजन जी को सिर्फ धमकी दे सकता था, उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता था। उसे किसी भी तरह निरंजन जी से अपनी बात मनवानी थी, पर वो है कि अपनी जान देने को तैयार थे पर मान की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। जब अक्ष को ये बात पता चली तो वो खुद निरंजन जी से मिलने आ गया। अक्ष ने सबको बाहर निकाल दिया और खुद अकेले में ही निरंजन जी से मिले और 5 ही मिनट में पता नहीं अक्ष ने क्या कहा कि निरंजन जी उसकी सारी बात मानने को तैयार हो गए। मान तब से इस बारे में सोच रहा था कि अक्ष ने ऐसा क्या कहा होगा कि निरंजन जी खुद के जान से भी कीमत अति को अक्ष को देने को मान गए। वो अजीब सा मुंह बनाकर मन ही मन बोला, यार आखिर बॉस है क्या चीज? वो नॉर्मल इंसानों की तरह सुलझे हुए ना होकर इतने अनसुलझे क्यों है? मैं अपने तेज दिमाग का घोड़ा भागा भागा कर थक गया, लेकिन समझ में नहीं आया कि आखिर बॉस ने ऐसा कहा क्या होगा। मान सोच ही रहा था कि अक्ष जो उसके आगे चल रहा था उसके कदम रुक गए। वो बिना मुड़े ही मान से बोला, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे पीछे अपना दिमाग मत लगाया करो, वरना किसी दिन तुम्हारा पूरी फ्लो ही खाली हो जाएगा। अक्ष की बात सुन मान और भी हैरानी से अक्ष को देखने लगा जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। अक्ष अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, सारी तैयारी हो गई? मान जल्दी से बोला, यस बॉस, जेट रेडी है। अक्ष बिना कुछ बोले ऊपर चला गया। अति घोड़े गधे बेचकर पूरे बेड पर फैलकर सो थी। अति हैवी लहंगा पहनाकर ही सो गई थी। अक्ष बस मुस्कुरा दिया और क्लोजेट रूम में जाकर एक व्हाइट ड्रेस लेकर आया जो एक सुंदर सा थाई तक का ड्रेस था। अक्ष धीरे से अति की नींद को डिस्टर्ब किए बिना आराम से उसके कपड़े चेंज करता है। कपड़े चेंज करने के बाद अक्ष अच्छे से अति के चेहरे को देखने लगा। अति की छोटी सी नाक पर हल्का सा सिंदूर लग गया था जिससे अति और भी खूबसूरत लग रही थी। अक्ष उसे साफ करता है और तभी उसकी नजर अति के गले पर जाती है जिसमें अक्ष के नाम का मंगलसूत्र था। ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। अक्ष के ऑर्डर पर बेचारे डिजाइनर ने बड़ी मुश्किल से इसे एक ही दिन में रेडी किया था क्योंकि उसको अपनी जान जो बड़ी प्यारी थी। अक्ष आराम से अति को अपनी बाहों में भरकर विला से बाहर निकल गया। निरंजन जी बेजान से बाहर उसी का वेट कर रहे थे। उनकी नजर जैसे ही अक्ष पर गई वो एकदम से अक्ष के सामने आकर खड़े हो गए। अक्ष उन्हें घूर कर देखने लगा। निरंजन जी रूंधे गले से अति को देखकर बोले, प्लीज एक बार मुझे मेरी प्रिंसेस को जी भर कर देखने तो दो। अक्ष अति को अच्छे से अपनी बाहों में कवर कर बोला, 18 साल तक रोज ही तो देखते आए हैं, पर अब आदत डाल लीजिए क्योंकि अब शायद ही वो गोल्डन डे फिर से आपको नसीब हो। इतना बोलकर अक्ष तेज कदमों से जेट के अंदर चला गया। वही अति को तो भनक भी नहीं थी कि अब उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। निरंजन जी भरी आंखों से एकटक जेट को देखने लगे। अगर वो मजबूर नहीं होते तो एक पल के लिए भी अपनी प्रिंसेस को खुद की नजरों से दूर नहीं जाने देते। मान को सच में बहुत बुरा लग रहा था। वो निरंजन जी के पास आकर उन्हें अच्छा फील करवाने के लिए बोला, आप टेंशन मत लीजिए, मैम बॉस के साथ सेफ है, उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निरंजन जी एक कड़वी मुस्कान के साथ बोले, बस इसी उम्मीद से तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाया है। मान भी जेट के अंदर चला गया। वही निरंजन जी अपनी आंखों के आगे अपनी प्रिंसेस को खुद से दूर जाता देखते रह गए। वो एकटक जेट को देखने लगे और अपनी दर्द भरी आवाज में बोले, मुझे माफ कर देना प्रिंसेस, प्लीज मुझे माफ कर देना। डैड मजबूर है बेटा, वरना मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देता। वो जेट जैसे ही उनकी आंखों से ओझल हुई वैसे ही वो रो पड़े। उसने दिल में बेहद दर्द हो रहा था। वो वही रोते रहे और देखते ही देखते शाम से रात भी हो गई, लेकिन उसके दिल का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी ओर मुंबई एक बड़ा सा विला जिसके बाहर बड़े से गोल्डन कलर के नेम प्लेट पर बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ था रॉयल विला। ये पूरा व्हाइट कलर से पेंट था। उसकी खूबसूरती देखने लायक थी और रात के अंधेरे में भी चमक रही थी। और इसी विला के अंदर हॉल में पूरा मस्त माहौल छाया हुआ था और पूरे हॉल में मूवी की आवाज सुनाई दे रही थी और 2 लड़के बड़े मस्त होकर सोफे पर बैठे थे। उनके सामने बड़े से स्क्रीन में हॉरर मूवी चल रही थी और कॉफी टेबल पर काफी सारी स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक पड़े हुए थे। दोनों लड़के बड़े मस्त होकर मूवी देख रहे थे। वही उसके पास ही एक लड़का खड़ा था जो काफी परेशान लग रहा था, जिसे देख सोफे पर बैठा एक लड़का उसे खींचकर सोफे पर बैठा देता है और फिर मुस्कुराते हुए उससे बोला, क्या मैक्स तुम इतने डर क्यों रहे हो, एंजॉय करो ना यार। मैक्स उस लड़के की बात सुन थोड़ा परेशानी भरी आवाज में बोला, सर चलिए ना अपने रूम में चलते हैं, वहां आपको जो करना है वो कर लीजिएगा। उसके सामने बैठा लड़का जो कोई और नहीं अक्ष का छोटा भाई लक्ष्य था, जो काफी जिद्दी था और दिखाने में बिल्कुल अक्ष की तरह ही काफी हैंडसम था। वो इस वक्त काफी मस्ती की मूड में था। वो साफ माना करते हुए बोला, नहीं मुझे तो यही देखना है, तुम भी चिल करो और मजे लो। उसकी बात सुन मैक्स एक गहरी सांस लेकर बोला, सर आप समझ क्यों नहीं रहे, अगर बॉस आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लक्ष्य मुंह बनाकर मैक्स से बोला, तुम डरते होगे भाई से, मैं नहीं डरता, अगर आते हैं तो आने दो।
इतना बोलकर वो मैक्स के हाथ में चिप्स के पैकेट को रख देता है और मैक्स बेचारा सा मुंह बनाकर लक्ष्य को देखने लगा। वही लक्ष्य के साथ बैठा नील अपनी आंख दिखाते हुए बोला यही बात बॉस के सामने कहकर दिखाना, तब मैं मानूंगा। बड़ा आया बॉस से ना डरने वाला। नील की बात सुन लक्ष्य नील को बुरी तरह से घूरते लगा। मैक्स उसके झगड़ने से पहले ही लक्ष्य को चिलकर मूवी देखने का इशारा करता है और लक्ष्य मुंह बनाकर चुप हो जाता है। फिर तीनों साथ में मूवी एंजॉय करने लगे, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। अक्ष की जेट एक बड़े से विला के पीछे आकर रुकी। वो विला रॉयल विला था जो पीछे से भी काफी खूबसूरत लग रहा था। अक्ष अति को अपनी बाहों में भरकर बाहर आया। अति काफी गहरी नींद में खोई हुई थी क्योंकि वो काफी थक जो गई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। अब उसकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। मान तो अजीब सा मुंह बनाए चल रहा था, शायद वो कुछ सोच रहा था। अक्ष बिना किसी भाव के तेज कदमों के साथ उस विला के अंदर आया। उसने जैसे ही अपने पहला कदम अंदर रखा, वैसे ही अंदर का नजारा देख उसकी आंखें छोटी हो गई और उसका चेहरा एकदम से डार्क हो गया और वो गुस्से से अपने सामने का नजारा देखने लगता है। आखिर क्या डील हुई थी अक्ष और निरंजन जी के बीच में? अक्ष ने ऐसा क्या कहा कि निरंजन जी एक ही बार में उसकी बात मान गए? आगे कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, जानने के लिए बने रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू एंड लव यू सो मच।